कास्टिंग में भाई देखो, सैटरडे वाले दिन जितना भी हमें टाइम मिला उस दिन हमने कुछ तो देख लिया था, और हमने राइजर, स्क्रू, गेटिंग सिस्टम है ना समझ लिया, है ना। कुछ तो फायदा लग गया कि आज हमें सीधा डायरेक्टली गेटिंग सिस्टम को फिर से नहीं समझना। ठीक है, समझ में आ गया था उम्मीद है। अच्छा, अगर समझ में आ गया था तो जल्दी से बताइए मुझे, रनर के बाद में क्या लगता है? रनर के बाद में क्या लगता है? इन गेट और गेट। स्किम बॉब उसके अंदर होता है ना। रनर के आगे नहीं है, वो रनर के बीच में है, मतलब रनर में ही स्किम बॉब लगा हुआ है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा था कि स्किम बॉब कहाँ लगा होता है, तो स्किम बॉब कहाँ है? रनर वाले पासिंग एरिया में। ठीक है, ठीक है, वेल के आगे, और स्किम बॉब रनर वाला जो एरिया है ना उसी में कहीं पर ही बन जाएगा। ठीक है, उसी हिसाब से स्किम बॉब का काम क्या होता है? किसको छानने का? स्किम बॉब का छानने का काम है, बताओ आशीष जी। जो उसमें इम्प्योरिटीज हैं लोअर और हायर डेंसिटी की, लोअर डेंसिटी वाली इम्प्योरिटी कहाँ लगेंगी? लोअर डेंसिटी वाली ऊपर, ठीक है, और हायर डेंसिटी वाली नीचे। ठीक है, और उसके बाद जो इनगेट लगाया जाता है वो क्यों लगाया जाता है? रनर के आगे जो इनगेट लगाया जाता है वो क्यों लगाया जाता है? वेलोसिटी को हम रेगुलेट कर सके, है ना, क्योंकि एरिया सेम था बट वेलोसिटी को रेगुलेट करना है तो एरिया छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, वो आपके ऊपर है। ठीक है, अगर मैं बात करूं स्प्रू की, तो स्प्रू में कौन सी वाली चीज हम क्या करते हैं कि स्प्रू की हम डिजाइन करें? तो स्प्रू की डिजाइन करने के लिए हम क्या चीज हमारे माइंड में होती है कि यार इस चीज को अवॉइड करना है, तो वो क्या होता है? एयर एस्पिरेशन इफेक्ट। ठीक है, एयर एस्पिरेशन इफेक्ट। एयर अगर हमने उसका रनर सॉरी स्प्रू का हम डिजाइन कैसा रखेंगे, सिलेंड्रिकल या फिर टेपर्ड, क्यों रखेंगे? क्यों आ जाएगी साइड में? एयर ऐसी आ जाएगी, क्यों आ जाएगी? वही मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्यों क्यों आ जाएगी विश्वजीत जी? पोरोसिटी इन द सैंड है, ठीक है, बट ये जैसे बोल रहे हैं कि हम नीचे की तरफ लेके चल रहे हैं, तो होगा क्या कि एयर अंदर आ जाए। पोरोसिटी तो ठीक है, पोरोसिटी होगी तभी वो दीवार को छीलती हुई आएगी, है ना, क्योंकि मतलब पोरोसिटी है वो। अगर सॉलिड होती तो वो नहीं आ पाती, ये चीज तो ठीक है। आंसर क्या था? वेलोसिटी ज्यादा होगी तो एरिया कम हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, उसके बाद जो हमने एक वेल का नाम लिया था, वो वेल का नाम क्या था और क्यों हम इसे यूज करते हैं? अच्छा जी, सिंपली स्क्रू वेल, है ना, सिंपली स्क्रू वेल। और स्क्रू वेल हम स्क्रू के नीचे ही लगाएंगे, क्यों लगाते थे? स्प्लैशिंग, स्प्लैशिंग, छिड़काव। स्प्लैशिंग हमारा सीधा कास्टिंग, सीधा जो सॉरी मोल्डिंग सैंड है उस पर ना पड़े, और उस पर पड़ेगी तो वो मोल्डिंग सैंड को खराब कर देगी, मटेरियल हमारा वहां घुस जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वहां पर, और किसकी बनी होती थी वो? एक सेकंड, एक सेकंड, सुरभि जी, किसकी बनी होती थी वो? सिरेमिक्स की। स्टेनर, स्टेनर किसका बना होता है? स्टेनर क्या था? स्टेनर आप, ठीक है, हाँ, ठीक है, स्टेनर वो भी किसका बना हुआ है? सिरेमिक का। गुड। पोरिंग बेसिन क्या था? ठीक है, जहां पर मोल्टन मेटल सबसे पहले डाला जा रहा है। ठीक है, उम्मीद है सारी चीजें क्लियर हैं। ठीक है, एकदम अच्छे से क्लियर है। गेटिंग सिस्टम में, गेटिंग सिस्टम में कैविटी आती है, कैविटी। गेटिंग सिस्टम में राइजर आता है, आता है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये हमारी क्या है? गेटिंग सिस्टम की गेटिंग एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अभी अगर मैं बात करता हूं, अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर आपके जो वो वाली कंडीशंस थी उसमें एक नाम और होता है, ये वाला नाम। तो अब ना ऐसे होता है ना कि मैं आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में ना लेके जाके, जो जेई वाली चीजें हैं मैं उन्हीं चीजों को लेके चलूंगा। ठीक है, यूकेपीएससी जेई के हिसाब से चोक एरिया क्या होता है, क्योंकि इनका पूरा डिजाइन होता है, चोक एरिया का डिजाइन कैसे होता है, उसकी वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, वो सब कुछ हमने साइड कर देना है। मैंने हाँ प्रिंटिंग फॉर्म में आपको वो दे रखे हैं फॉर्मूले, आई थिंक चोक एरिया का भी फॉर्मूला मैंने दे रखा है, बट उसकी टेंशन नहीं लेनी। जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है अपनी उस फाइल में से वही पढ़ के यूकेपीएससी में जाना है। ठीक है, सारी चीजें नहीं पढ़नी है प्लीज। ठीक है, तो जो चोक एरिया है वो है मिनिमम क्रॉस सेक्शन, मिनिमम वेलोसिटी नहीं, क्या है? मिनिमम क्रॉस सेक्शन पूरे गेटिंग सिस्टम में जहां होगा, पूरे गेटिंग सिस्टम में मिनिमम क्रॉस सेक्शन जहां होगा वही आपका चोक एरिया कहलाता है। नहीं समझ में आया? क्लियर है ना? नहीं, सुनो, वर्डिंग को ध्यान दो। गेटिंग सिस्टम पूरा पोरिंग बेसिन से लेके राइजर तक, है ना, जहां सबसे कम क्रॉस सेक्शन एरिया होगा दैट इज एरिया इज कॉल्ड एज द चोक एरिया।
बात एकदम क्लियर है। हमारे लिए राइजर की तो टेंशन नहीं है ना, राइजर को तो हम V/A के हिसाब से निकालते हैं। अच्छा, राइजर को डिजाइन करने के लिए कौन सा रूल यूज किया जाता है निकी जी? सोइनोस रूल। इक्वेशन बताओ। V/A का होल स्क्वायर इक्वल टू किसके, क्या था वो? बस सिर्फ V/A तो याद रह गया, बट वो किसके बराबर था? वो था टाइम के बराबर। ये टाइम किसका था विजय? ये टाइम किसका था? जो राइजर में हमने टाइम सोचा था वो टाइम था किसका, किस चीज के लिए? सोलिडिफिकेशन या सॉलिड, या सॉलिड होने का टाइम? सॉलिडिफिकेशन का और सॉलिड होने में टाइम में दोनों में डिफरेंस है या एक ही है विश्वजीत जी? डिफरेंस है। किस चीज का डिफरेंस है? जब लिक्विड सॉलिडिफाई हो रहा है तो फिर तो सॉलिड लिक्विड सॉलिडिफिकेशन हो गया लिक्विड का। लिक्विड का टेम्परेचर डाउन होना, क्या वो टाइम हमारे उसमें यूज हो रहा है टी में, V/A का होल स्क्वायर में? क्या लिक्विड का टेम्परेचर डाउन होना, पोरिंग टेम्परेचर याद है? पोरिंग टेम्परेचर, वैसे नहीं बोल रहा, पोरिंग टेम्परेचर क्या होगा? आपने 1500 से भी ऊपर रख रखा है ना, जितना ऊपर रखा है। क्या मैं जो सोलिनोस रूल में टी लेके चल रहा हूँ, टाइम लेके चल रहा हूँ, क्या वो टाइम वहां से है जब वो 1700 पर बैठा हुआ था, वहां से हम टाइम काउंट कर रहे हैं? तो फिर कौन सा टाइम है वो जिसपे वो मेल्ट करेगा, जिसपे अपना सिर्फ और सिर्फ फेस चेंज कर रहा है? ये वो टाइम ड्यूरेशन, याद है ना? ये वो टाइम ड्यूरेशन है जहां पर सॉलिड स्टार्ट हो रहा है बनना, बट वो जहां अपनी फेस चेंज कर रहा है उसे हम बोलते हैं फेस चेंज करना। ठीक है, सॉलिडिफिकेशन सिर्फ वो है जहां पर फेस चेंज हो रही है, तो वो भी टाइम है, लेटेंट हीट। वो भी टाइम ही तो देगा, ऐसा तो नहीं है एकदम से हो गया, नहीं, टाइम लेता है वो भी चीज होने में, फेस चेंज। जहां टेम्परेचर कांस्टेंट है, जो हमारा लेटेंट हीट वाला सेंस आता है, जहां फेस चेंज हो रही है, सिर्फ टेम्परेचर डाउन नहीं हो रहा, फेस चेंज हो रही है। तो ये जो कैविटी में भी फेस चेंज होगी ऑब्वियसली, लिक्विड से वो भी सॉलिड में बनेगा। तो कैविटी का टाइम ऑफ सॉलिडिफिकेशन एंड राइजर का टाइम ऑफ सॉलिडिफिकेशन कौन सा ज्यादा होता है? कौन सा ज्यादा होता है? अच्छा, कौन सा ज्यादा होता है? टाइम ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ द कैविटी या टाइम ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ द राइजर? राइजर का ज्यादा होगा, क्यों? हाँ, बहुत गलत बात। ठीक है, आंसर तो सही बोल दिया, बट कौन सा वाला होगा? टाइम ऑफ द राइजर का क्यों होगा ज्यादा? कैविटी पहले सॉलिडिफाई हो जाएगी, फिर राइजर का जो लिक्विड है वो आ जाएगा। ठीक, समझ में आया क्या बोले? याद आया ना? ठीक है, हाँ, ये मतलब वही चीज है, V/A के रेशियो के हिसाब से डिजाइन करना है चाहिए हमने पहले। हाँ, कि हमें रखना है उसका ज्यादा, है ना, ऐसा नहीं कि हो गया, उसको रखना है इसके बेसिस पर, है ना। हाँ, कि रखना है उसे, है ना, यही सोविनोव्स ने बोला कि हमें इसको राइजर को ज्यादा रखना है, तो हमें V/A का हिसाब लेके चलना पड़ेगा। ठीक है सूर्य जी, क्या हुआ? कुछ तो हुआ है। ठीक है, चलो, ठीक, तो यहाँ तक क्लियर है। अब चलो चलते हैं चोक एरिया पे। चोक एरिया में क्या है, आपको याद होगा, यहाँ पर ऐसे अब हमारे पास फाइनल फिगर आ गया था। इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, ये कौन कौन सी हैं? दिस इज दी पोरिंग बेसन एंड दिस इज दी स्प्रू। स्प्रू के आगे ये क्या कहते हैं, चलो अभी वेल बना देता हूँ, बट वेल को बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, और स्किन वर्ब को बार बार बनाने की जरूरत नहीं है ना। तो ये अभी फिलहाल बना रहा हूँ। क्या क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? चल क्या रहा है? अच्छा, एसी अरे ठीक है भाई, ज्यादा नुकसान हो जाएगा फिर यार, बस ठीक है। थोड़ा बहुत, अभी थोड़ा बहुत गर्मी में बर्दाश्त करो यार, क्योंकि अगर अचानक से ही आपने ठंड बहुत ज्यादा ले ली ना, तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक है, चलो, हाँ, सुनो 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 सुनो, पहुंच गए बस, क्लास में ही रह लो। यहाँ पर क्या है, ये जो चीज है रनर है, इस रनर के आगे क्या लगा हुआ है? ये कैविटी। कैविटी के ऊपर यहाँ लगा दो राइजर। ठीक है, ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट में ये वाला नाम क्या है? इनगेट। इतने का नाम क्या है? इनगेट। अब मैं आपसे कह रहा हूँ, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? राइजर एंड कैविटी का डिजाइन तो वो उसके ऊपर है, टाइम ऑफ सॉलिड, तो उससे टेंशन खत्म, उसके एरिया की टेंशन खत्म। हमारे लिए जो फ्लो है लिक्विड का, वो कहाँ से कहाँ हो रहा है? इस जगह से लेके, समझ रहे हो, इस जगह से लेके स्टार्ट हुआ फ्लो, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। कैविटी का एरिया की तो बात ही नहीं होगी, है ना। कैविटी का एरिया क्या है? ये तो ये है ना क्रॉस सेक्शन, तो उसकी तो बात ही नहीं है। कैविटी तो कितने भी एरिया का हो जाएगा। मेन क्या है हमारे लिए? तीन चीजें आ गई। कौन कौन सी? एक है स्प्रू, समझना मेरी बात को, एक है स्प्रू, एक है रनर, ये वेल और स्किम वर्ब भूल जाओ, है ना। एक है स्प्रू, एक है रनर और एक है इनगेट। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है।
जिस डायरेक्शन में फ्लो होगा, क्या कभी कैविटी से इधर की ओर उल्टा होगा? कभी नहीं। तो जैसे आपको फिगर समझ में आ गया या नहीं? बस तो आपको यही याद रखना है, सबसे पहले कौन सा है? स्प्रू, उसके बाद क्या है? रनर, उसके बाद क्या है? इनगेट। यस और नो? बस नहीं, बस कैविटी तक का नहीं, कैविटी के एरिया से कोई मतलब नहीं है ना, कैविटी का एरिया तो बड़ा होगा ही ऑब्वियस है। ठीक है, हमारे लिए जो फ्लो के 3 एरिया है, राइजर के एरिया की हमें टेंशन नहीं लेनी। क्यों नहीं लेनी? क्योंकि राइजर का सॉल्वेंट से आपका डिजाइन होगा बी अपॉन ए का हिसाब। विश्वजीत जी कहाँ खो रहे हो? समझ में आ गया है नहीं? बहुत इधर उधर जा रखे हो आप। ठीक है, तो ये है क्या? स्प्रू, देन रनर, देन इनगेट। इसी के बेसिस पर जो हमारा चोक एरिया है, चोक एरिया भी क्या समझा हमने? चोक एरिया क्या है? स्मॉलेस्ट या मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया, मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया इन दी गेटिंग सिस्टम, है ना? तो इनमें से कौन सा वाला मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया है ना? राइजर को छोड़ दो, बहुत गलत बात है यार तुझे, बहुत गलत बात है। मैं इनमें से पूछ रहा हूं क्योंकि आपके यहाँ राइजर के डिजाइन का मतलब नहीं है। अब्दुल जी वहीं जा रहे हो जो आपको मतलब नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कैविटी का एरिया हमेशा सबसे बड़ा होगा, ऐसे सोच लोगे फिर तो ये नहीं करना है। करना क्या है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये 3 चीजें। ठीक है, 3 चीजें सुन रहे हो ना? 3 चीजें कौन सा वाला? एक स्क्रू, एक रनर। राइजर क्यों जा रहे हो यार, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, स्क्रू देन रनर, स्क्रू देन रनर देन इनगेट। ये 3 चीजों के एरिया ही है जो इंपॉर्टेंट है। स्क्रू का एरिया कौन सा वाला कहलाओगे? ऑब्वियसली ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। तो हमेशा जब भी चोक एरिया की बात आएगी तो ये तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इससे एरिया तो ये हमेशा ही छोटा होगा, ये तो फिक्स है कि नहीं? है ना? तो चोक एरिया में कौन कौन से एरियाज कंफ्यूज करेंगे आपको? एक तो है स्क्रू का ये एरिया, इसे बोलेंगे स्क्रू एरिया। इसे नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि इसका तो यही होगा मिनिमम, है ना? तो स्क्रू में कौन सा मिनिमम? ये। तो ये हो गया एक एरिया, इसे मैंने बोल दिया 1। एक कौन सा वाला एरिया है? रनर का। और रनर का एरिया हमने क्या माना हुआ है? एक तरह से ऐसे, है ना? ऐसे। तो रनर का एरिया, स्कीम वो भूल जाना, है ना? जब आप ये सोच रहे हो तो स्कीम वो नहीं सोचना, नहीं तो फिर कंफ्यूज करोगे यार कि रनर में ये वाली चीज हो गई। क्लियर है ना? तो ये आपने स्कीम वो नहीं लेके चलना। क्या लेना है? सिर्फ रनर। तो रनर का एरिया क्या हो गया? 2। मैंने अभी रफ नहीं कर रखा वो, क्योंकि पहले वाला इनगेट वो गेटिंग सिस्टम बना रखा है तो आपसे पूछा था। ये हो गया 2। थर्ड कौन सा एरिया है? थर्ड है इनगेट का एरिया, दिस इज द थर्ड। अब ये मिनिमम कौन सा है? मिनिमम कौन सा है? सोचो जरा। जहां मिनिमम एरिया होता है फ्लो में, जहां मिनिमम एरिया हमें फ्लो में रखना है, वहां वेलोसिटी क्या? जहां मिनिमम एरिया होता है वहां वेलोसिटी ज्यादा होती है। अभी यही चीज तो हमने ग्रेविटी फ्लो में डिजाइन करते हुए समझी थी। एक्चुअली एफएम वाला पार्ट है ये, एफएम में हमने पढ़ा है बर्नौली के हिसाब से। हाँ बोलो क्या चीज? स्प्रू के लिए बोल रहे हो कुछ? नहीं, ओके। कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। मैं क्या कह रहा हूँ जरा ध्यान से सुनो। सबसे पहले मैं सबका हूँ, सबसे पहले एरिया की जो वैल्यू है, सबसे पहले, अरे सुनो मान जाओ, एरिया की जो वैल्यू है, कौन से वाले एरिया की? जो मिनिमम एरिया है। बट यार मिनिमम एरिया है कौन सा? मिनिमम एरिया है कौन सा? स्प्रू वाला। फिगर बनाते हुए, है कि नहीं? वही तो समझा रहा हूँ। फिगर बनाते हुए आपको दिख रहा होगा यही वाली चीजें। नहीं, तीनों के सेंस में, ठीक है, तीनों के सेंस में। कौन से वाले में? स्प्रू में, रनर में एंड इनगेट में। जैसी आपको उस कैविटी की प्रॉपर्टी चाहिए, कैविटी की जैसी प्रॉपर्टी चाहिए, मतलब जो उसमें मोल्टन मेटल डालोगे, उस मोल्टन मेटल से जो यहाँ पर प्रोडक्ट आपको बनाना है, उसमें क्या चल क्या रहा है? कुछ तो चल रहा है। मतलब हंसी क्या मुझे आ रही है, आपको आ रही है? ठीक है, देखो अगर एक भी अब कोई बंदा बिना फालतू के हंसा तो या तो मैं बाहर जाऊंगा या आप बाहर जाओगे। ठीक है, क्लियर है? जब कॉमेडी की बात होती है तो हंसो, मैं मना नहीं कर रहा, बट अपने आप से कुछ नहीं करना। ठीक है, जो इमेजिनेशन है ना उनको थोड़ा सा डाउन रखो। सिर्फ इमेजिनेशन इनमें क्या करो, कॉन्सेप्ट में, पता नहीं कहाँ कहाँ भगते रहते हो। ठीक है, चलो करें शुरू। तो मैं यहाँ से आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर मुझे यहाँ की वेलोसिटी ज्यादा चाहिए तो यहाँ का एरिया क्या होना चाहिए? सबसे कम। सबसे कम एरिया, सबसे कम, क्योंकि डिस्चार्ज का क्या होता है? डिस्चार्ज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी। डिस्चार्ज सेम आना चाहिए। अगर डिस्चार्ज कहीं पर भी चेंज हुआ
डिस्चार्ज का मतलब फ्लो, अगर फ्लो कहीं पर भी एक जगह ज्यादा और एक जगह कम हुआ तो क्या हो जाएगा, बीच में गैप आ जाएगा। गैप आ जाएगा मतलब एयर इंटरप्ट हो गई। डिस्चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। डिस्चार्ज कांस्टेंट रहेगा तो यहाँ का अगर एरिया कम तो यहाँ की वेलोसिटी सबसे ज्यादा, और इफ इसका एरिया कम है तो किससे कम होगा वो, जनरली स्प्रू वाले एरिया से भी कम होगा ना, ऑब्वियस है। अगर मैं यहाँ का वेलोसिटी ज्यादा रखना चाहता हूँ, अगर मैं वेलोसिटी ज्यादा रखूंगा तो यहाँ पर जो कैविटी में आ रहा है वो ऐसे आ रहा है ना, मान लीजिए यहाँ से ऐसे 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 अचानक से एकदम से बहुत सारी वेलोसिटी आ रही है, क्या है, टर्बुलेंस का इफेक्ट ज्यादा है। टर्बुलेंस समझते हो ना, टर्बुलेंस का इफेक्ट ज्यादा है। और अगर वो स्लो स्पीड आएगी तो लेमिनार इफेक्ट आएगा, टर्बुलेंस हमारा कम हो जाएगा। बात एकदम क्लियर है। आपके यहाँ पर सिलेबस में ये वाली चीजें नहीं है, कौन सी वाली, कि टॉप गेटिंग सिस्टम, मिडिल गेटिंग सिस्टम या बॉटम गेटिंग सिस्टम, आपके यहाँ इतना नहीं है यूकेपीएससी में। तो मैं आपको फिर टर्बुलेंस के बारे में भी समझाता कि टर्बुलेंस को मिनिमाइज करना है तो कौन सा वाला सिस्टम लेके चलना पड़ेगा। टर्बुलेंस को मिनिमाइज करना है, चलो बात बात में थोड़ा सा समझ लो। टर्बुलेंस को मिनिमाइज करना है तो कौन सा गेटिंग सिस्टम लेके चलना चाहोगे। टर्बुलेंस को मिनिमाइज करना है तो एक तो हो गया एरिया वाली चीज, उसको अभी भूल जाओ। मैं ये पूछ रहा हूँ गेटिंग सिस्टम में आप उसको गेटिंग सिस्टम यहाँ लगाना चाहोगे, मतलब इसको ऊपर रखना चाहोगे या नीचे। तो टर्बुलेंस को मिनिमाइज करना है। क्वेश्चन समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। टर्बुलेंस जो कैविटी के अंदर टर्बुलेंस क्रिएट हो रही है उसके आने के बाद, मोल्टन मेटल आने के बाद, तो आपको क्या करना चाहिए, नीचे रखना चाहिए। इनलेट इनगेट नीचे आना चाहिए, इस जगह आना चाहिए, इनगेट यहाँ या इनगेट ऊपर। कैविटी के अंदर बैठे हुए हो आप, यहाँ पर हो ऐसे और यहाँ से देख रहे हो, आप कह रहे हो इनगेट कहाँ लगाऊं, ठीक है। टर्बुलेंस को मिनिमाइज करना है, क्वेश्चन पहले समझना। टर्बुलेंस को मिनिमाइज करना है, कहाँ रखोगे, नहीं ऊपर चढ़ेगा। मैंने कहा ना कि डिजाइन गड़बड़ है, डिजाइन आपके सिलेबस में नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना क्वेश्चन ले रहा हूं जो कि आपके यहाँ सिलेबस में अगर आ जाए तो आपके पास कम से कम एक आंसर हो, ठीक है। आपको ये डिजाइन नहीं करनी है कि वो ऊपर चढ़ेगा क्यों, वो डिजाइन आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। बस आपको ये सोचना है कि एक बॉटम है, मतलब बॉटम से भी आ सकता है, आ सकता है, बॉटम से आराम से आ सकता है। तो अब ये बताइए बॉटम वाला टर्बुलेंस को मिनिमाइज करेगा या नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि वो चीज हमारी क्या होगी, एक तरह से गाढ़ा होके और फ्लो करेगी ऊपर की तरफ, है ना, गाढ़ा होके फ्लो करेगी। अब मैं सिर्फ और सिर्फ अमन जी का आंसर दे रहा हूं, अगर उन्हें समझ में आ जाता है तो। क्या होता है कि आपकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी जो हेड है, ठीक है, वो आपको ज्यादा रखना पड़ेगा बॉटम हेड में, जिससे कि ये वाला जो प्रेशर लग रहा है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको ओवरकम करके ये वाली चीज ऊपर चढ़ती जाए। आपको वहां की एनर्जी ज्यादा रखनी पड़ेगी उस वाले इनलेट पॉइंट की। यहाँ पर टेंशन नहीं है क्योंकि यहाँ तो ग्रेविटी उसको फायदा दे रही है। जो इधर वाली हेड है ना, वो इस वाले हेड से ज्यादा होगी, जबकि बोट इस वाले में कोई टेंशन वाली बात नहीं। बात क्लियर है ना, इस वाले में इतनी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए कि वो कैविटी को भर सके, ठीक है। राइजर की डिजाइन हम मानते नहीं है इसमें, राइजर का फिल करने की हमें टेंशन नहीं होती, हमें सिर्फ कैविटी को फिल करने की टेंशन होती है, ठीक है। तो वो डिजाइन आपके यहाँ नहीं है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा हिंट दे दिया, इसके बारे में बिल्कुल भूल जाओ। आपको बस ये देखना है कि अगर बॉटम गेटिंग हम लगाते हैं तो इसका मतलब हम टर्बुलेंस को कम कर सकते हैं, ठीक है। खत्म तो कभी नहीं होता, कम कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर हम ऊपर रख रहे हैं तो टर्बुलेंस यहाँ पर हमें अच्छा देना है, और टर्बुलेंस का कहीं कहीं फायदा भी है। टर्बुलेंस मतलब टर्बुलेंट फ्लो आएगा तो हर जगह फैलेगा, है ना, इजिली फैलेगा, बट उसमें जो डिफेक्ट्स हैं वो ज्यादा होने के चांसेस हैं। क्लियर है ना, फैल सब जगह जाएगा, है कि नहीं, और जल्दी फैल रहा है, स्प्लैश हो रहा है, बट प्रॉब्लम यह है कि उसमें चांसेस ज्यादा है कि एयर इंटरप्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाली चीजें आपके सिलेबस में नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा बता दिया, बस इतना ही याद रखना, ठीक है, अगर गलती से क्वेश्चन आ जाता है तो, ठीक है। रेयरली यूज होता है, हमेशा मिडिल वाला यूज होता है जिसमें दोनों चीजें यूज हो, मिडिल वाला हमेशा, ठीक है, जिसमें दोनों चीजें यूज हो, ठीक है। हाँ, दोनों चीजों का प्रॉपर्टी आ जाता है, दोनों की प्रॉपर्टी आ जाती है, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम इसे क्या मान के चल रहे हैं, टॉप गेटिंग, है ना, हमारे माइंड में इजी होता है टॉप गेटिंग, तो हम टॉप गेटिंग को माइंड में लेके चल रहे हैं कि कैविटी हमने नीचे बना रखी है। हाँ, जो हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ यही है, बट मैं आपको फिर भी, अगर इस साल ये क्वेश्चन आ गया क्या, प्रेशराइज्ड एंड अनप्रेशराइज्ड, तो मैं उसको भी समझा रहा हूँ। प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम एंड अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम। हाँ बोलो, क्या चीज, चोक एरिया एक जगह डिफाइंड नहीं होता कि वो स्क्रू का ही है हमेशा, वो क्या है, मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया। चोक एरिया इज द मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया इन द फ्लो। हाँ, ये चीज है हमारी उसकी आएगी। चोक एरिया की फिक्स डेफिनेशन है, उसकी टेंशन मत लो। चोक एरिया की डेफिनेशन क्या है, मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया, जहां ढूंढ लिया वही चोक एरिया। बात क्लियर है ना, जहां ढूंढ लिया वही चोक एरिया। चोक मतलब रुक जाना, है ना, मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया।
बस यही चीज तो है। एक्चुअली यहाँ पर होता है बैकिंग प्रेशर, यहाँ होता है बैक प्रेशर। आप अमन जी वो चीजें सोच रहे हो जो आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। ये होता है बैक प्रेशर का सेंस हमेशा, ठीक है, जो बैकिंग कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हर जगह जब एंट्री कर रहे हो तो हर जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हर जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जब एंट्री कर रहे हो, जब फर्स्ट टाइम आप एंट्री कर रहे हो। इसलिए यहाँ पर बैकिंग प्रेशर का मीनिंग आता है, ना कि सामने वाले जाने का। ठीक है, बात क्लियर है। तो अभी आपके क्या लेके चलेंगे, चोक एरिया। चोक एरिया मतलब जहां का एरिया मिनिमम है, ठीक है, जहां का एरिया मिनिमम है। और एरिया मिनिमम का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी वहां पर ज्यादा होगी। अगर सामने का प्रेशर जो है ना, तो हमारे हिसाब से इधर वाले की जो हमसे इनलेट जिससे क्या है उससे अगर कम है, तो आराम से वो चीज यहाँ पर आगे भाग जाएगी। ठीक है, चलो मैं वो डेप्थ अभी नहीं लेके चल रहा, ऑब्वियस है, जरूरी भी नहीं है आपको। ठीक, तो अभी हम जो लेके चल रहे हैं वो क्या है, दिस इज द एरियाज। ये क्या है, एरियाज। तो एरियाज का रेशो, एरिया ऑफ द स्प्रू, एरिया ऑफ द रनर एंड एरिया ऑफ द, इन्हें ऐसे लिख दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ऐसे लिखने से अब लिख रहा हूं, एरिया सफिक्स में स्प्रू, सफिक्स में रनर एंड सफिक्स में इनगेट, या गेट ऐसे लिख दो, याद रहेगा, इनगेट मतलब गेट ही है ना। क्लियर है, ठीक है, वही जो चीज यहाँ लिखी थी वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब आपके सेंस में क्या होगा, अगर मैं प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम लेके चला, प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम, प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम, तो प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम में क्या होगा, जहां पर देखो वेलोसिटी छोटी, जहां एरिया छोटा, जहां एरिया छोटा वहां पर क्या होगा, वेलोसिटी ज्यादा। ठीक है, जहां एरिया छोटा वहां वेलोसिटी ज्यादा, जहां एरिया बड़ा वहां वेलोसिटी बड़ी। ठीक है, वहां वेलोसिटी कम, जहां एरिया बड़ा। ठीक है, आपको याद होगा वहीं हमारा प्रेशर वाला सेंस भी होता है। ठीक है, बट यहाँ प्रेशर का जो सेंस है ना वो बैक प्रेशर का सेंस होता है हमेशा। तो आप वेलोसिटी से लेके चलना, ठीक है, आप वेलोसिटी से लेके चलना। अगर मैं यहाँ अनप्रेशराइज्ड को पहले लिखूं, ठीक है, जो कि नॉन फेरस के लिए यूज होता है, अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम, इसमें क्या हो जाएगा, एएस, एआर एंड एजी। ठीक है, अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम में क्या होगा, जहां वेलोसिटी हमारी, अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम जहां वेलोसिटी हमारी आगे की साइड में क्या हो, बड़ी, जहां वेलोसिटी हमारी आगे की साइड में क्या हो, बड़ी। ठीक है, तो अगर वो चीज हमारी बड़ी है, ठीक है, अगर वो चीज हमारी ये वाली जो चीज है, ये वाली इसमें क्या है, ये वाली है इसमें चोक एरिया, इस वाले में, किस वाले में, ये है हमारा अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम। अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम, अभी सुनना सुनना सुनना, हाँ बोलो, अभी मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि दो तीन चीजें हैं। एक सेकंड मैं इसको अलग अलग से आराम से लिख देता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, हाँ, अगर मैं एक काम करता हूँ, सुनना आप ध्यान से सुनना, क्योंकि यार मेरे माइंड में चल रहा है प्रेशर वाला सीन, और प्रेशर वाले सीन से आपको बचा के चलना है मुझे। ठीक है, क्योंकि जितना जितना आप प्रेशर के बारे में सोचोगे उतना उतना आपको मुझे बैकिंग प्रेशर समझाना पड़ेगा, वो दिक्कत करेगा आपको। क्लियर है, मैं आपको लेके चल रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी वाले सेंस में। ठीक है, तो ये ऐसे याद रखो इस चीज को, किस चीज को, पहले अनप्रेशराइज्ड को ले लो या प्रेशराइज्ड को, तो पहले हम लेके चल रहे हैं प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम को। अगर मैं प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम की बात करूं तो हमेशा याद रखिएगा, चोक एरिया ऑफ दिस साइड, हम ये इस वाली चीज को क्या मानते हैं, चोक एरिया। तो अगर हम चोक एरिया किसको मानते हैं, गेटिंग को, इनगेट को अगर हम चोक एरिया मानते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ की वेलोसिटी मैक्सिमम। तो आप ना प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम को कुछ ऐसा मान के चलो, कैसा, कि पीछे की साइड से प्रेशर ज्यादा लगा रहे। समझ में आ रहा है कुछ, बस आप ऐसे मान के चलो, आप उसकी इक्वेशन पर मत जाओ, आप उसके डेरिवेशन पर मत जाओ, बिल्कुल ना ही मैं आपको लेके जा रहा। आप इसको इस तरह से फील करो कि इस साइड से प्रेशर क्या हुआ, ज्यादा, और प्रेशर अगर इस साइड से ज्यादा है तो फ्लो आपका इजी रहेगा। प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम हमारा यही है, ऐसे सोच के चलो। एरिया के बारे में नहीं, अगर आप प्रेशराइज्ड के बारे में सोच रहे हो ना, तो आप ऐसे ही सोचो कि पीछे के साइड से हम प्रेशराइज कर रहे हैं। ऐसे याद रखने का तरीका होता है ना, तो प्रेशर हम पीछे की साइड से दे रहे हैं तो वो प्रेशराइज्ड। अनप्रेशराइज्ड जो हम पीछे की साइड से प्रेशर नहीं दे रहे हैं, अनप्रेशराइज्ड। ऐसा समझ में आ रहा है ना। तो प्रेशराइज्ड में अगर पीछे की साइड से एरिया ऑब्वियसली क्या करोगे, प्रेशर इस साइड ज्यादा है ना, तो एरिया इस साइड क्या होगा, बड़ा होगा। इमेजिनेशन में चल रहा है ना, मैं सिर्फ और सिर्फ जेई के हिसाब से समझाने का तरीका लेके चल रहा हूँ, है ना, क्योंकि आपके यहाँ डेरिवेशन बिल्कुल ही हटवा दिया मैंने, नहीं तो चौक एरिया के डेरिवेशन से ये चीजें समझा रहा होता। ठीक है, तो अभी क्या है कि आपके पास प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम, मतलब आपने इसको इस साइड से प्रेशर किया, इनसे क्या किया आपने, प्रेशराइज किया, तो इन वाले का एरिया क्या होना चाहिए, ज्यादा। माइंड में क्या चल रहा है, इन वाले का एरिया ज्यादा,
ठीक है, यस और नो? इन वाले का एरिया ज्यादा, अगर ये इन वाले का एरिया इधर से ज्यादा है तो स्प्रू का एरिया ज्यादा, उसके बाद रनर का एरिया, और उसके बाद इन गेट का एरिया, मतलब इन गेट का एरिया सबसे कम। फिगर थोड़ा माइंड में चल रहा है ना, एक माइंड में ऐसे चलता है ना, ऐसे चीज है ना, है ना? तो ये इस तरह का फील हो रहा है ना? अब ये गलती मत कर देना कि यही है, यही है, यही तो है आपकी जो डेरिवेशन है जो मैं आपको स्किप करवा रहा हूँ। ठीक है, बस आपको क्या समझना है कि ये चीज हमारी एक तरह से कौन सी वाली है, प्रेशराइज्ड सिस्टम। ठीक है, बस आप ऐसा सोच के चलो, ये है प्रेशराइज्ड सिस्टम की तरह, है ना? अभी जो चीजें गलत है ना वो भी हमको बताता हुआ चलूंगा। ये है प्रेशराइज सिस्टम का कंडीशन। आपको मेन फोकस किस पर करना है, सबसे लास्ट वाले पर, सबसे लास्ट वाला। सबसे लास्ट वाला क्या होगा, सबसे कम एरिया का, सबसे कम एरिया का है, उसे चोक एरिया बोलेंगे। तो यहाँ का चोक एरिया क्या हो जाएगा प्रेशराइज्ड में, यहाँ का एरिया हो जाएगा इनगेट का। यस और नो? हाँ बोलो, ठीक है, क्लियर है ना? यहाँ का एरिया होगा इनगेट का, तो यहाँ जो इनगेट का एरिया है उसे हमने मान लिया 1, रेशो में क्या मान लिया 1, ठीक है, उसे मान लिया 1। तो 1 से ये वाली चीज क्या होगी 2, थोड़ी ज्यादा मान लेते हैं 2 ले लिया, एक याद करने के लिए। इधर का क्या होगा 3। तो ये किसका सिस्टम हो गया, प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम। बात एकदम क्लियर है, ये है प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम। आपने अगर इसे प्रेशराइज्ड को ऐसे पढ़ा ना कि 1 2 3 तो प्रेशर बढ़ गया, ऐसे सोचोगे तो गड़बड़ कर दोगे। आप इसे हमेशा किस सेंस में सोचो कि इस साइड जिस साइड से आ रहे हैं उसके हिसाब से लेके चलना है। ठीक है, तो इधर प्रेशर ज्यादा तो एरिया ज्यादा, इधर प्रेशर कम तो एरिया कम, और जहां एरिया कम वहां से हमने इस इक्वेशन को लिखना है। सबसे कम एरिया किसका है, यहाँ पर इनगेट का, तो इनगेट को हम चोक एरिया मान लेंगे 1 रेशो का, है ना? 1 के हिसाब से ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, एग्जाम्पल के तौर पर। जरूरी थोड़ी है 2 और 3 टाइम्स हो, वो 1.5 भी हो सकता है, वो 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने 1 मान लिया था ये, तो 1 इज दी चोक एरिया। यहाँ पर ये क्या है 1 इज दी चोक एरिया, और यही चोक एरिया हमारा क्या कहलाएगा इस जगह, इनगेट का एरिया। तो आपके जो जेई के क्वेश्चन है वो कौन कौन से आ गए याद रखना। अगर उन्होंने कह रखा है प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम, तो ये जो 1 है ये किसका है, ये किसका है चोक एरिया, किसका है ये इनगेट का। आपको याद रखना। अगर ये क्वेश्चन आ जाए प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम में कौन सा वाला एरिया सबसे कम होता है, तो वो कौन सा है, इनगेट का। यस और नो? वो है इनगेट, और इसी इनगेट को हम चोक एरिया बोल देंगे। एक क्वेश्चन ये बहुत ही सिंपल आता है, क्या कि किसी भी एक सिस्टम में, कास्टिंग के किसी भी एक सिस्टम में, कौन से वाले प्रेशराइज्ड एंड अनप्रेशराइज्ड, किसी भी सिस्टम में आपका ये रेशो किसको दिखाता है 1 2 3। तो 1 2 3 किसको दिखा रहा है, पहले स्क्रू, फिर रनर, और फिर गेट। याद है ना, है ना? जनरली बहुत ही सिंपल वाला क्वेश्चन रहेगा। मैं तो आपको बहुत अंदर तक लेके चल रहा हूँ कि अगर आपका सेफ, मतलब सेफ जोन रखना है, तो मैं आपको प्रेशराइज अनप्रेशराइज तक लेके चल रहा हूँ। बट यूकेपीएससी में होप सो यही क्वेश्चन आएगा। बट अगर यही क्वेश्चन आएगा तो ये तो आपके लिए रट गया ना, क्योंकि यार पहले आपको पता है सबसे पहला क्या होता है स्क्रू, उसके बाद रनर, उसके बाद इनगेट, तो वो तो रट चुका है। तो आपको वही लेवल लेके चलना है। सबसे छोटा इनगेट है किसके लिए, प्रेशराइज्ड के लिए, प्रेशराइज्ड के लिए। अब मैं बात कर रहा हूँ अनप्रेशराइज्ड। ठीक है, ये वाली चीज यहां तक हो गई अभी। अब मैं बात कर रहा हूँ अनप्रेशराइज्ड। अनप्रेशराइज्ड में क्या होगा, इसको थोड़ा आगे बना लेते हैं। ठीक है, अनप्रेशराइज्ड, अनप्रेशराइज्ड में जैसे अभी प्रेशराइज्ड का मीनिंग समझा था, प्रेशराइज्ड का मीनिंग क्या है, पीछे की साइड से प्रेशर ज्यादा लगा रहे हो, ऐसा अपने माइंड में लेके चलो। अनप्रेशराइज्ड का मतलब पीछे की साइड से एरिया कम लगा रहे हो, प्रेशर कम लगा रहे हो। पीछे की साइड से प्रेशर अगर कम लगा रहे हो तो क्या हो जाएगा, ऐसे जाएगा। इमेजिनेशन क्या चल रहा है, इमेजिनेशन ऐसे जाएगा या नहीं? तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ का एरिया सबसे कम, यहाँ का एरिया सबसे ज्यादा, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, यहाँ का एरिया लेस। ठीक है, अगर, हाँ है ना, अगर एरिया यहाँ का सबसे कम तो ये क्या कहलाएगा, चोक एरिया। अगर एरिया ये कम तो ये कहलाएगा चोक एरिया। ठीक है, और अगर ये चोक एरिया है तो क्या होगा, ये चोक एरिया है, तो आप क्या सिस्टम चेंज करोगे, नहीं, सिस्टम तो वही है, सबसे पहले स्क्रू, फिर रनर, फिर गेट, गेट या इनगेट। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, सबसे पहला है हमारा स्क्रू, सबसे पहला क्या लिखते हैं स्क्रू, यहाँ स्क्रू ही तो है, इन वाला हिसाब, इन गेट नहीं, इन वाला हिसाब तो स्क्रू है ना, जो हमने अभी फिगर बनाया था उसमें स्क्रू इन वाला है, इसका मतलब ये क्या होगा 1, यही तो होगा यहाँ चोक एरिया। ये क्या होगा यहाँ चोक एरिया। नहीं आशीष जी, क्लियर नहीं हुआ, सुनो इस चीज को, सुनो। ठीक है, इधर उधर मत भागो। और मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ जब आपको ना सुनाई दे, ना समझ में आए तो हाथ उठा लिया करो, है ना? मैं पूछूंगा आपका चेहरा देख के तो फिर गलत हो जाएगा ना, आप खुद से पूछा करो। यहाँ पर मैंने ये जो चीज इमेजिनेशन में करवाई थी ना, वो सिर्फ याद करने के लिए करवाई थी। चल यही रहा है, चल यही रहा है, चल वो नहीं रहा है, चल ये रहा है। यहाँ पर क्या है, स्क्रू एरिया ये है,
ठीक है, रनर एरिया बीच वाला ये हो गया, गेट एरिया ये है। मैंने कहा अगर ये अनप्रेशराइज्ड है तो अनप्रेशराइज्ड में यहाँ पर वेलोसिटी क्या निकलेगी, सबसे कम निकलेगी वेलोसिटी। तो सबसे कम वेलोसिटी निकलेगी तो एरिया क्या होगा यहाँ का, सबसे ज्यादा। तो कहाँ होगा सबसे कम एरिया, शुरू में, है ना। तो वही चीज मैंने उस फिगर से दिखा दी कि अगर फिगर आप अपने माइंड में ऐसा ले लो, फ्लो इधर से कराते हुए, तो ऐसा कुछ याद हो गया ना, है ना, कि यहाँ सबसे कम है इन पे और सबसे लास्ट में ज्यादा है आउट पे। तो यहाँ का इन क्या है, स्प्रू, आउट क्या है, इनगेट, है कि नहीं। तो वेलोसिटी यहाँ की क्या है, सबसे कम। अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम को ही हम यहाँ पर यूज करेंगे या नहीं करेंगे, कोशिश यही करेंगे। ठीक है, बात एकदम थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही है। तो यहाँ जो हमारे पास स्प्रू है वो हमें सबसे पहले लिखना होता है, स्प्रू को पहले, फिर रनर को, फिर इनगेट को। तो यहाँ जो हमने लिखा है स्प्रू को, वो क्या हो जाएगा, 1 क्यों, क्योंकि वो हो गया हमारे लिए चोक एरिया। क्यों हो गया चोक एरिया, क्योंकि इस वाले अनप्रेशराइज्ड में सबसे जो छोटा है वो स्प्रू ही तो है। सबसे छोटा क्या है, स्प्रू है। अगर वो सबसे छोटा है तो वो चोक एरिया कहलाएगा। इसी चोक एरिया के हिसाब से 1 अगर इसे लिया तो इसे क्या मान लिया, 2, इसे मान लिया 3। तो ये सिस्टम हमारा किसका हो जाता है, अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम का। ठीक है, अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम। क्लियर हुआ या नहीं, इतना समझ में आ गया। ठीक है, हाँ, आपके जो जेई के लेवल में क्वेश्चन आएगा वो हद से हद यही आएगी कि 1 2 3 क्या है तो आप समझा सकते हो, 3 2 1 क्या है तो आप समझा सकते हो। और हमेशा कभी भी ये चेंज नहीं होगा, सबसे शुरू वाला स्प्रू होता है, फिर रनर होता है, फिर गेट होता है। चाहे वो 3 2 1 लिखा हो, चाहे वो 1 2 3 लिखा होगा, ये सिस्टम हमेशा सेम ही रहने वाला है। हाँ, अगर वो 1 2 3 है, बढ़ते क्रम में है तो वो अनप्रेशराइज्ड है, अगर वो घटते क्रम में है तो वो प्रेशराइज्ड। बात क्लियर है। ठीक है, समझ में आ गया इतना, गुड। ठीक, चलो अच्छी बात है। अगर मैंने आपसे ये बोल दिया, ध्यान देना आप जरा, अगर मैंने आपसे ये बोला 1 2 1.5, क्यों भाई, क्वेश्चन ये भी आ सकता है। अगर उन्होंने इतना सोच लिया तो क्वेश्चन शायद वो ये भी रख दे, तो मैं हर चीज छूने की कोशिश करूंगा। अनप्रेशराइज्ड क्यों, यहाँ से 2 से फिर 1.5 जा रहा है, छोटा होता है। प्रेशराइज होगा। प्रेशराइज होने का मतलब क्या है, प्रेशराइज का मतलब क्या है, आपने देखो ये क्वेश्चन समझ रहे हो मेरा या नहीं। अगर ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो फिर क्या कर लोगे, फिर तो आप ये कहोगे ना सर ये वाली चीज तो पढ़ा ही नहीं कभी। आप वहां तक पहुंच चुके हो, बस आपने एक चीज पर हिंट नहीं लिया। अगर मैंने 1 2 और 1.5 दिया तो इसमें तो क्या है, पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब यार इस सिस्टम में क्या कहें, बढ़ने वाले सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, अनप्रेशराइज्ड। बढ़ने वाले को 1 2 3 जा रहा है तो वो अनप्रेशराइज्ड। यहाँ अगर घटने वाले सिस्टम की बात करें तो प्रेशराइज्ड। तो फिर कौन सा वाला है, बस एक छोटी सी आपने कॉन्सेप्ट को ना पकड़ा नहीं है, छोटे से कॉन्सेप्ट को। ये प्रेशराइज्ड है क्योंकि हाँ 2 से इसके बीच में लेंगे, है ना, 1 से 2 के बीच में तो ले सकते हैं ऑब्वियस। आपने अगर फोकस किया होगा ना तो मैंने जब भी ये चीज लिखवाना शुरू किया 1 से ही लिखवाना शुरू किया, है ना, 1 से लिखवाना शुरू किया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम बात कर रहे हैं किसकी प्रेशराइज्ड की, तो हमने किस चीज को देखा, प्रेशराइज्ड है तो कौन से वाले एरिया को देख रहे हैं, प्रेशराइज्ड है तो हम किस वाले एरिया को देख रहे हैं, प्रेशराइज्ड है तो। प्रेशराइज्ड का मतलब क्या हुआ कि ऊपर में एरिया ज्यादा और ये एरिया कम होता गया। मैंने आपसे बोला कि ये जो चीज है ना, ये सिर्फ सोचवा रहा हूं आपको, है ना, रियल में ऐसा है ही नहीं, सिर्फ सोचवा रहा हूं आपको कि एरिया ज्यादा फिर एरिया कम। मेन क्या है कि यहाँ पर इनगेट का एरिया सबसे छोटा है। जो चोक एरिया है, याद रखना, हमेशा लिया जाता है चोक एरिया से। जो चोक एरिया है वो क्या है, प्रेशराइज्ड में सबसे कम। चोक एरिया सबसे कम, वो चोक एरिया किसका है, वो है इनगेट का। प्रेशराइज्ड में वो है इनगेट का। तो कहां से लिखोगे प्रेशराइज्ड में, 1 से। 1 कौन सा लिखोगे आप, चोक एरिया जो कि है इनगेट का। चोक एरिया 1 से ये वाला जो होगा, ये वाला, वो चाहे 3 लिखा हो चाहे यहाँ 2 लिखा हो, उस समय मतलब ही नहीं है। हमें मतलब है किससे, 1 से ये चीज बड़ी होनी चाहिए बस। उसके बाद चाहे ये 3 से 2 हो जाए, उस समय मतलब नहीं है, वो कभी 1 नहीं होगा। 1 3 1 कभी नहीं होगा। ठीक है, उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। 1 3 1 का कोई मीनिंग ही नहीं है। समझ में आ रहा है। इसमें बैकिंग प्रेशर, यही गड़बड़ कर रहे हो। बैकिंग प्रेशर के बारे में आप बिल्कुल मत सोचो
है ना आदित्य जी? आप ये जो सोच रहे हो ना, ये जो चीज सोच रहे हो वो चीज है जो मैंने अभी इमेजिनेशन में आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी समझाने की कोशिश की है। उस चीज को बिल्कुल सोचो, बस आपको तरीका याद करने के लिए बताया मैंने कि प्रेशराइज को कैसे याद रखना, अनप्रेशराइज को कैसे याद रखना। इनके बैकिंग प्रेशर के चक्कर में मत फंसना, ठीक है? बस आपको यहाँ पर सीधा आंसर क्या देना है, 1 देखना है, 1 देखना है। 1 देखा, और हमेशा क्वेश्चन में आपको 1 तो कहीं ना कहीं मिलेगा, बीच में तो कभी नहीं मिलने वाला। बात समझ में आ रही है? ठीक है, हाँ ऐसा कभी नहीं मिलेगा, ठीक है? क्योंकि ये मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड ले रहा हूं, तो इससे ज्यादा और कॉम्प्लिकेटेड क्या करेंगे यूकेपीएससी वाले, ठीक है? क्या चीज, किसका हल्की, हल्का तो सबसे सबसे शुरू वाला तो यही है अपना सीधा। अरे यार आपके हल्के के चक्कर में भारी हो गया, ठीक है? देख लो पीछे गया, फंस गया। मैं आपको ही नहीं कह रहा, मतलब ये मेरी गलती हो गई ना, ऐसे गया ना वो, ठीक है? क्या यार तो सही में ना। चलो हाँ बोलो बोलो बोलो। 131 कभी नहीं आएगा, मैं यही तो बोल रहा हूँ, ये कभी नहीं आएगा। 1 और 1 कभी हो ही नहीं सकता किसी भी सिस्टम में। 0.531 तो ये आपको सोचना ही नहीं है। क्यों? क्यों? क्योंकि आप ना फिर ये कभी नहीं देंगे, वो आप ना फिर 0.5 को पहले 1 बनाओगे, क्योंकि ये 1 से छोटी वैल्यू है, इसे पहले 1 बनाओगे। मैंने आपसे बोला ना कि आपको बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाना। अमन जी आप फिर से अंदर जा रहे हो, ये गेट का हो गया। मिनिमम क्रॉस सेक्शन आपको एरिया 1 मिलेगा 100% यूकेपीएससी के हिसाब से। नहीं मानना नहीं है विश्वजीत जी, मानना नहीं। हाँ। क्या चीज 312 क्यों मिलेगा? आप ऐसे सोच रहे हो ना, ऐसे कभी हो ही नहीं सकता ना, आप सोचो। चलो भाई आप थोड़ी सी देर के लिए ना 2 मिनट के लिए यूकेपीएससी जेई को भूल जाओ, ठीक है? पहले अमन जी के मैं क्वेश्चन ही बता देता हूँ, ठीक है ना? अब आप 2 मिनट के लिए भूल जाओ। 312 अब बताओ सबसे मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया कहाँ बैठी है रनर में, जो कि कोई सिस्टम ही नहीं होता। क्लियर? जो कि सिस्टम ही नहीं होता, ऐसा सिस्टम आपको लेना ही नहीं है। क्यों नहीं लेना? क्योंकि ऐसा सिस्टम होता ही नहीं है कास्टिंग में कि 312 मिल रहा है जिसमें रनर का एरिया सबसे छोटा है। ये सिस्टम आपका बैक प्रेशर इतना ज्यादा क्रिएट कर देगा कि वो आगे जाएगा ही नहीं, वो ठंडा हो जाएगा बीच में ही, ठीक है? फंस गया, कास्टिंग नहीं हो पाएगी कभी, ठीक है? सिलेबस क्या है, हर जगह 1 ही का कॉन्सेप्ट होता है। यार सही में ना आप ऐसे गड़बड़ कर देते हो ना, आप कितना गड़बड़ कर देते हो। आपको कितना भी इजी समझा दूं, आप ना उसे इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश करते हो कि सारी पूरी क्लास कॉम्प्लिकेशन में भग जाती है। आप ये भी तो सोचो, बस सिंपली सोचना है, ठीक है? सिंपली सोचना है, बहुत ही सिंपल रखना है इन चीजों को, ठीक है? इजीएस्ट क्वेश्चन है 1 2 3, यहाँ 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बस ना प्रेशराइज पूछेंगे ना अनप्रेशराइज पूछेंगे, ये है सबसे इजी क्वेश्चन जो कि यूकेपीएससी में आएगा, ठीक है? बस आपसे ये पूछेंगे सबसे पहला स्क्रू है, फिर रनर है, फिर गेट है, ठीक है? क्लियर है? अब छोटी सी बात मैं कर लूं, जब ये दोनों परेशान है तो इन दोनों को थोड़ा सा बता दूं, ठीक है? सुन लो अब, सुन लो, ठीक है? अगर ये क्वेश्चन आ गया ऐसा 0.5 3 एंड 2, तो आप हमेशा क्या करते हो, पहले जो 1 से छोटी वैल्यू लिखी हुई है ना, 1 से जो छोटी वैल्यू, और 1 से छोटी वैल्यू यहाँ नहीं आएगी अगर ये 1 से बड़े हैं तो। 3 ऐसे कभी नहीं आएगा, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, ठीक है? इसका कोई मीनिंग नहीं। अगर ऐसे क्वेश्चन आ गया तो पहले आपको 0.5 को 1 बनाना है। अगर ये 1 होगा तो 1 रेशियो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 रेशियो 4, ये है इसका रियल रेशियो जो हमें लेके चलते हैं, ठीक है? तो अब आप सोच लो 1 से 6 जा रहा था अनप्रेशराइज्ड, ठीक है? एकदम क्लियर है? जो 0.5 वाली जो आपके माइंड में खुरापात चल रही है ना, वो ये है, उसमें हम गेट में करना पड़ता है। गेट मतलब GATE वाला, ये वाला नहीं, ये GATE वाला। हाँ। बस सिंपली 4 हमारा इन गेट, ठीक है? अमन जी क्लियर है? ठीक है? विश्वजीत जी आपको हो गया क्लियर? ठीक है ना एकदम? पहली बात, वो जो आप सोच रहे हो वो कभी नहीं होगा, मतलब ये वाली चीज कभी नहीं हो सकती रनर, ठीक है? हाँ ये चीज हो सकती है आपके लिए। अब जो माइंड में चलते हैं ना, अब बताओ माइंड में समझ में आ गया ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आपको हमेशा सबसे छोटा वाला या तो इधर मिलेगा या इधर मिलेगा, सबसे छोटा, वो कुछ भी हो सकता है, उसे फिर 1 बनाना होता है, ठीक है? हाँ ऑब्वियस है कि ये वाली चीज हो ही नहीं सकती, ठीक है? ठीक है, समझ में आ गया? यूकेपीएससी कभी भी इतना नहीं सोचेगा, इतना तो कभी नहीं सोच ना, इतना एसएससी सोचने वाला ना, एसएससी सोचने वाला, ठीक है? बस हम क्यों सोच रहे हैं ना, हम इसलिए सोच रहे हैं कि सामने वाला थोड़ा सा गड़बड़ है, जो पढ़ा रहा है ये पता नहीं क्या क्या पूछ लेता है, ठीक है?
चलो, इनकी नहीं है भाई, इनकी नहीं है, इंजीनियर की होती है और होनी भी चाहिए, होनी भी चाहिए। इंजीनियर को हमेशा ना चीजों को सोचना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, बादाम पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच जाते हो। चलो ठीक है, आए अब शुरू हो जाए। ठीक है, सबसे पहले हो गया प्रेशराइज्ड एंड अनप्रेशराइज्ड, चीजें समझ में आ गई। ठीक है, चलो इनका मैंने वर्डिंग इसमें लिखी हुई है नहीं, इसमें दिखाना जरा एक बार। गैस डिफेक्ट से पहले होगा ये ना, हाँ ठीक है। अनप्रेशराइज्ड ने प्रेशराइज्ड, गेटिंग सिस्टम में ना यहाँ लिखा हुआ है, देखो ये टाइप ऑफ गेटिंग सिस्टम, गेटिंग रेशियो। ठीक है, गेटिंग रेशियो, प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम एंड अनप्रेशराइज्ड। ये अनप्रेशराइज्ड क्या वैल्यूज नहीं लिखी हुई क्या इन गेट? ठीक है, प्रिंट तो सभी का करवाया ना? हाँ ठीक है, ओके ओके ओके, हाँ ठीक है। चलो प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम में जो है वो हमारा क्या हो गया, द टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीजेस टुवर्ड्स द मोल्ड कैविटी। इसका मतलब सबसे कम किसका होगा? सबसे कम होगा मोल्ड कैविटी, मतलब इनगेट, इनगेट का टुवर्ड्स द मोल्ड कैविटी। मोल्ड कैविटी का एरिया कम मत कर देना, इनगेट का। तो इनगेट का सबसे कम है ना, चोक एरिया कौन सा हो गया? इनगेट, इन दी प्रेशराइज्ड, इन दी प्रेशराइज्ड। अनप्रेशराइज्ड में क्या हो जाएगा? अनप्रेशराइज्ड ये लिखा हुआ, इसमें स्प्रू का एरिया सबसे कम। बात एकदम क्लियर है? ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज ऑब्वियस नहीं आने वाली कि कौन सी वाली चीज कौन सी वाले में यूज करनी चाहिए, बस इतना यूपीपीएससी में आ जाएगा आपका जेईई में। उसके बाद गेटिंग रेशियो देखना ही, ये लिखा हुआ है 1:2:2, कौन सा हो जाएगा फिर? उसे मत देखो कि क्या आंसर इसका, 1:2 अनप्रेशराइज्ड। ठीक है, 1:2 अनप्रेशराइज्ड, 1:2 अनप्रेशराइज्ड। आपको 1 को देखना है सिंपली, अगर ये है 1:4 अनप्रेशराइज्ड। बात क्लियर है? ठीक है, हाँ 4:11 या 4:41 आपका प्रेशराइज्ड। ठीक है, उम्मीद है क्लियर, गुड। चलो फिर आगे चलें। आशीष जी समझ में आया अभी क्या? जो चीजें बातें हो गई क्लियर है? क्लियर सभी को? चलो ठीक है, ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि उसका क्या हो जाएगा 1:1:1। ठीक है, इसे कुछ नहीं बोलेंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बैकिंग प्रेशर आप रोक ही नहीं सकते, उसको करना ही पड़ेगा कंपनसेट। ठीक है, चाहे तो प्रेशराइज सिस्टम देके चाहे अनप्रेशराइज सिस्टम देके। 1:1 फिर से गड़बड़ कर दिया ना। अब अभी तक समझ में हाँ जी कर रहे हो, और अभी फिर से फंस गए हो। ये कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, हाँ ये हो सकता है 1:1:2:1.1, ये हो सकता है अनप्रेशराइज, है ना? ठीक है, ठीक है, क्लियर है? कभी भी ये सब बराबर नहीं होंगे। चलो इतने इतने सिंपल क्वेश्चन है, इतने सिंपल क्वेश्चन। चलो यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं, ये हो गया प्रेशराइज एंड अनप्रेशराइज की कहानी कंप्लीट। ठीक है, अब हम चलते हैं किधर की तरफ? गैस डिफेक्ट। ठीक है, ये वाले काम खत्म हो गए, अब चलते हैं गैस डिफेक्ट पर। इनको लिखवाने की जरूरत है मुझे, अब समझ में आ गया ना? आपके उसमें है प्रिंटिंग में, जो जहां पर आपको पढ़ना था। ठीक है, ये चीजें नहीं है, ये चीजें नहीं है। हाँ यील्डिंग जो कास्ट यील्ड है उसको मैं आपको थोड़ा बताऊंगा, कास्ट यील्ड क्या होता है। ठीक है, कास्ट, हाँ अभी फिलहाल के हिसाब से ना यूकेपीएससी वगैरह उस पर लिखना मत बिल्कुल भी। ठीक है, हाँ मॉडुलस मेथड भी। ठीक है, एमआर की वैल्यू 1.2 होती है। ठीक है, क्या चीज कास्ट यील्ड बता दिया था मैंने, आई थिंक नहीं बताया अभी। कास्ट यील्ड नहीं बताया अभी, नहीं बताया, नहीं आपके साथ नहीं बताया अभी, तो पिछली बार बताया होगा पक्का। ठीक है, हाँ सही बात है, पिछली बार बताया होगा वो। चलो अब स्टार्ट करते हैं गैस डिफेक्ट। ठीक है, गैस डिफेक्ट उसको लिखवाना नहीं है ना? पक्का हो गया, समझ में आ गया ये, है ना? ये आपने लिख लिया ना, जो मैंने अभी समझाया था वो एक्चुअली वो डिलीट हो गई है फाइल। ठीक है, वो आपने लिख लिया ना कि 1:1 क्या है, या सॉरी 1:3 क्या है। ठीक है, क्लियर हो गया ना? गुड। बट वो समझने के लिए ना आपको लिखा हुआ होना चाहिए ना अपने पास में, बाद में रिवाइज करने के लिए। चलो फिर स्टार्ट करें। तो गैस डिफेक्ट जो होते हैं, सॉरी गैस डिफेक्ट कह रहा हूँ, सॉरी डिफेक्ट इन कास्टिंग या कास्टिंग डिफेक्ट, डिफेक्ट इन कास्टिंग। डिफेक्ट इन कास्टिंग हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट हम लेके चल रहे हैं गैस की वजह से होने वाले डिफेक्ट। ठीक है, वेल्डिंग डिफेक्ट की बातें होंगी। वेल्डिंग इसमें क्यों आएगा? ये तो वेल्डिंग प्रोसेस थोड़ी है, ऐसे कैसे हो जाएगा? अरे ऐसे सोचो, वो वेल्डिंग टेक्निक है, उसके अपने डिफेक्ट हैं।
उसमें उसके अपने डिफेक्ट हैं, उसमें भी गैस डिफेक्ट होते हैं, वेल्डिंग के अंदर भी। वो वेल्डिंग एक अलग चीज है, कास्टिंग एक अलग चीज है। ठीक है, तो कास्टिंग में सबसे पहला डिफेक्ट, एक काम कर लेते हैं हम इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में लिख लेते हैं। देखो अब मैं आपको ना एक चीज, एक काम करना, सुनो सुनो सुनो, ठीक है, आप एक काम करो, जो आपके यहाँ पर नोट्स में है अच्छी बात है, बट जो आप इसको इस तरह से याद रखना जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ मैं एक्स्ट्रा डिफेक्ट भी जुड़वा रहा हूँ इसमें, कुछ एक्स्ट्रा डिफेक्ट, तो वो भी चीज आप यहाँ पर लिख लेना। सबसे पहले क्या होगा हमारे गैस डिफेक्ट। गैस जो कौन सी होती है, जो इंटरप्ट हो जाती है, जो इंटरप्ट हो जाती है ना गैस कास्टिंग के टाइम पर, है ना, उसकी वजह से होने वाले डिफेक्ट हम गैस डिफेक्ट कहते हैं। दूसरा और क्या है इसमें, और क्या है, और है हमारा मोल्डिंग सैंड। मोल्डिंग सैंड की अगर प्रॉपर्टी खराब है तो वो खुद में डिफेक्ट कराएगी या नहीं कराएगी। तो एक एक डिफेक्ट हो गया किसकी वजह से, ये वो पहले पूरा एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन लेके चल रहा हूँ, कौन सा वाला, ये डिफेक्ट ड्यू टू मोल्डिंग मटेरियल। मोल्डिंग मटेरियल क्या कहलाएगा, मोल्डिंग सैंड। इसे मोल्टेंड मटेरियल मत लिख लेना, दिस द मोल्डिंग मटेरियल, मतलब जिससे मोल्ड बन रहा है, जिससे कैविटी बन रही है, वो क्या है हमारा मोल्डिंग सैंड। डिफेक्ट ड्यू टू मोल्डिंग मटेरियल एंड मेथड्स, ठीक है, एंड मेथड्स, ड्यू टू मोल्डिंग मटेरियल एंड मेथड्स। मेथड्स क्या होते हैं बेसिकली, जैसे रैमिंग करना, है ना, मोल्डिंग मटेरियल को रैम अब कम कर पा रहे हो, ज्यादा कर रहे हो, क्या रह गया, गलती रैमिंग में हो गई क्या, तो वो सारी चीजें। ठीक है, थर्ड जो है दैट इज दी ड्यू टू मोल्टिंग मटेरियल। मोल्टिंग मटेरियल में कोई एरर आपने छोड़ रखी है क्या, किस टाइप की एरर है वो भी बताऊंगा कि कौन सी वाली है। मान लीजिए पोरिंग टेम्परेचर आपने कर दिया कम उसका, है ना, पोरिंग टेम्परेचर याद है, ये मैं लिखा है मोल्टिंग मटेरियल या मोल्टन मटेरियल। ठीक है, पोरिंग टेम्परेचर याद है वो किसका, मोल्डिंग सैंड का होता है, नहीं वो मोल्टन मटेरियल का होता है। अगर वो आपने कम रखा तो उसकी वजह से भी डिफेक्ट आ जाएंगे। ठीक है, उसको कम रखने का मतलब ये नहीं कि सॉलिडिफाई ही है वो, उसको कम रखने का मतलब 1500 से 1700 की जगह अगर 1500 से आप कहां तक भेज दो, 2500 तक, 25 मतलब ज्यादा रखोगे तो क्या फायदा है, अगर उसको कम रखोगे डिफरेंस को तो क्या नुकसान है ना, वो इसमें आ जाएगा मोल्टन मटेरियल वाले। ठीक है, नेक्स्ट हो गया हमारा, नेक्स्ट हमारे पार्ट हो जाएंगे, जैसे जैसे हम इसे अलग अलग तरीके से लिखेंगे। तो थर्ड हो गया हमारा, हाँ एक चीज और है, गेटिंग डिजाइन। गेटिंग डिजाइन, ये गेटिंग डिजाइन में हमारा कौन सा वाला पार्ट आएगा, लाइक राइजर वाला। गेटिंग डिजाइन के अंदर राइजर भी तो होता है ना, ठीक है, तो वो चीज। ठीक है, अदर डिफेक्ट्स, एक हो गया मेटलर्जिकल डिफेक्ट, एक हो गया मेटलर्जिकल डिफेक्ट, मेटलर्जिकल डिफेक्ट, और एक हो गया हमारे अदर डिफेक्ट। तो ये हो गए मेरे ब्रॉड क्लासिफिकेशन। आई थिंक ये चीज आपकी उसमें नहीं लिखी हुई है, तो इसको आप एक्स्ट्रा में उतार लो। ठीक है, ये यहां तक हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर लिखना, गैस डिफेक्ट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, गैस डिफेक्ट के अंदर एक है हमारे पास ब्लो होल्स, ब्लो होल्स। ठीक है, एक हो गया हमारे पास ब्लो होल एंड दूसरा है ओपन ब्लोज। क्या चीज, नहीं सेकंड थर्ड सेम क्यों हो जाएगा, ये मोल्डिंग मटेरियल है। मोल्डिंग मटेरियल क्या होता है, मोल्टिंग है यहाँ, है ना, ये ओह सॉरी मैंने यहाँ पर मोल्टिंग बोल दिया है ना, उससे मेल्टिंग, मेल्टेड मटेरियल ऐसे लिख लो चाहे चाहे तो, मेल्टेड मटेरियल, जो मोल्टेड मटेरियल है, सॉरी मोल्टेड मटेरियल, वो मोल्टिंग बोलना चाह रहा था मैं, मोल्टेड, है ना, तो मोल्टेड मटेरियल जो हमारा आ रहा है, जो पावरिंग कर रहे हो जिससे। ठीक है, ब्लो होल्स या ओपन ब्लोज, दूसरा हो गया ओपन ब्लोज, तीसरा हो गया पिन होल कैविटी। ठीक है, पिन होल कैविटी, ब्लो होल, ओपन ब्लोज, पिन होल कैविटी, स्कार, ब्लिस्टर, स्कार, ब्लिस्टर, कोई सा भी नाम किसी भी साल आ सकता है और किसी भी एग्जाम में। ठीक है, इसलिए सारे नाम आपको इसी तरह से याद करवाऊंगा कि आपको फिर बाद में ना किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी में इनकी जरूरत ना पड़े फिर से पढ़ने की। क्या चीज, कोड नहीं, कोड नहीं, अभी मैं फिगर समझाऊंगा ना, वो याद हो जाएंगे वो किसकी वजह से हो रहे हैं। अभी मैं आपको यहाँ पर क्लासिफिकेशन दिखा रहा हूँ। ठीक है, ब्लिस्टर, उसके बाद कौन सा है हमारा, उसके बाद है हमारा मोल्डिंग मटेरियल एंड मेथड्स। तो मोल्डिंग मटेरियल एंड मेथड्स में ड्रॉप एंड डर्ट, इसके खुद के पार्ट अब लेके चलते हैं।
एक हो गया ड्रॉप, ये साथ में लिख रहा हूं, इसको एक साथ ही समझ लेंगे एक ही फिगर से। ड्रॉप एंड डर्ट, ठीक है, ड्रॉप एंड डर्ट, कट एंड वॉसेस, ये भी एक फिगर से, कट्स एंड वॉसेस, कट्स एंड वॉसेस, ठीक है, स्कैब, स्कैब, बकल एंड स्वेल, बकल एंड स्वेल। जो जो उसमें नहीं लिखा हुआ है वो मैं आपको लिखवा भी दूंगा, एक सिंपल वर्डिंग में लिखवा दूंगा जो चीजें आपको चाहिए होंगी, ठीक है। उसके बाद कट्स एंड वॉसेस, ठीक है, मोल्टेड मटेरियल की जो डिफेक्ट है उसको लिखिएगा, मोल्टेड मटेरियल की वजह से, ठीक है। उसमें हो गया हमारा मिश्रण एंड कोल्ड सट, इसमें हो गया मिश्रण एंड कोल्ड सट, ठीक है। जो हमारा पावरिंग मेटल है ना उसकी वजह से जो हमारे डिफेक्ट हो रहे हैं, पावरिंग मेटल की वजह से जो डिफेक्ट आ रहे हैं वो हमारे मिश्रण एंड कोल्ड सेट। गेटिंग डिजाइन के अंदर थोड़ा सा आप अपने हिसाब से कर लेना है ना, मेरा वो उधर जा रहा है। गेटिंग डिजाइन की वजह से हमारा हो गया श्रिंकेज, श्रिंकेज कैविटी। गेटिंग डिजाइन में श्रिंकेज कैविटी, हमेशा ये इसको थोड़ा सोच के आपको चलना है, राइजर को, श्रिंकेज कैविटी। मेटलर्जिकल डिफेक्ट के अंदर है होटियर्स, मेटलर्जिकल डिफेक्ट के अंदर हो जाएगा हॉट टीयर्स और क्रैक्स, हॉट टीयर्स और क्रैक्स, ठीक है। अदर डिफेक्ट में आ जाता है आपका, अदर डिफेक्ट में मोल्ड शिफ्ट, या MOULD भी लिख देते हैं इसे, सेम ही है वो, MOULD या MOLD, मोल्ड शिफ्ट एंड कोर शिफ्ट, ये दो डिफेक्ट आ जाते हैं अदर डिफेक्ट्स में। कौन सा वाला? गेटिंग डिजाइन, राइजर से याद रखना, राइजर का डिफेक्ट हमारा जनरली ये होता है श्रिंकेज कैविटी, ठीक है। गेटिंग डिजाइन के अंदर तो वो भी होता है ना राइजर, ठीक है, ठीक है। यहां तक हो गया। ये चीजें थी हमारी, जितने भी डिफेक्ट आप पढ़ने वाले हो उनकी एक समरी कि हमें ये पढ़ना है और इस सेंस में पढ़ना है। क्लियर? सबके पास हो गई अभी। अब चलते हैं एक एक डिफेक्ट को लेके। फर्स्ट वन इज दी डिफेक्ट्स इन कास्टिंग ड्यू टू गैस डिफेक्ट। मैं आपको एक फिगर बना रहा हूं जो कि आपके माइंड में हमेशा चल ही रहा है। क्या चीज? उतार लो पहले। हाँ जरूर, मैं तो जनरली यहाँ से सीख रहा हूँ। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हो गया? चलो तो हाँ, बात कर रहे थे हम गैस डिफेक्ट। गैस डिफेक्ट होते क्या है भाई? तो सबसे पहले, अरे तो नाम पढ़ लिया आपने, ठीक है। सबसे पहले हमारा वही पुराना वाला फिगर, कौन सा वाला? ये क्या है? कोप, ये है ड्रैग, इसमें ये बन रखी है कैविटी, और ये बना हुआ है राइजर, ऐसे मान लिया यहीं पर, और ये हो गया स्क्रू, ये हो गया रनर, ये हो गया इनगेट, ठीक है, ये पावरिंग मशीन। बस आपके माइंड में ये चलना चाहिए। साइडों में क्या चलना चाहिए? मोल्डिंग सैंड, जो कि है यहाँ पर ऐसे फैली हुई मोल्डिंग सैंड, हर जगह यहाँ पर ये फैली हुई है। मोल्डिंग सैंड रियल में कैसी है? पोरस है ना, पोरस है। रियल का कोई स्टील की दीवार तो है नहीं, पोरस है। इसका मतलब गैसेस यहाँ इंटरप्टेड हैं, गैसेस यहाँ रियल वाली एयर जो है वो इंटरप्टेड है, यस इंटरप्टेड है। हाई टेम्परेचर हुआ, मोल्टन मेटल तो हाई टेम्परेचर पर जा रहा है, आसपास की एयर या गैस क्या होगी? ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगी। अगर यहाँ पर, और इसमें क्या है? ग्रीन स्ट्रेंथ, इसमें हमें ग्रीन स्ट्रेंथ देनी पड़ रही। ग्रीन स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? ग्रीन सैंड। ग्रीन सैंड का मतलब इसके अंदर मॉइस्चर भी है। नहीं समझ में आ रहा क्या क्या बोल रहा हूँ? देखो समझना ही तो होता है, लिखा हुआ तो है आपके पास, ठीक है। मॉइस्चर इसके अंदर है। जब आपने इसके अंदर पोरिंग मेटल डाला, ये मॉइस्चर तुरंत 100 पर वेपोरेट हो जाता है, जबकि यहाँ का तो 1700-1800 है, तो तुरंत हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया? मॉइस्चर वेपराइज। अगर ये मॉइस्चर वेपराइज हो गया तो ये वेपराइजेशन कहाँ फंस गया? वेपराइजेशन भी यहीं पर फंस गया, वेपर्स यहाँ पर आ गई। ये सुनो, वेपर्स जो ये मॉइस्चर था वो वेपराइज कन्वर्ट हो गया, वेपराइज यहाँ पर। इसे कहाँ रास्ता दिख रहा है? इसे यहाँ पर भी दिख रहा है बाहर जाने के लिए, इसे अंदर भी जाने के लिए रास्ता दिख रहा है ना। गैसेज तो है, मतलब पोरस ही तो है ये, तो ये तो अंदर चला जाए, इधर चला जाए। मेन चीज क्या हो रही है?
अंदर की तरफ क्यों नहीं जाएगा जनरली? आंसर दो। क्यों? क्योंकि अंदर का प्रेशर और अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है ना, तो हीट किधर की तरफ भागेगी? इधर की तरफ। तो ऑब्वियस है कि जो मोल्टन मेटल आ रहा है वो इसको क्या करेगा? इधर आने नहीं देगा, इसको और इधर की तरफ भेजने की कोशिश करेगा। बात क्लियर है? तो ये चीज तो ये हो गई। तो यहाँ जो वेपर वाला डिफेक्ट है वो इनकी वजह से मिल रहा है, वेपर वाला डिफेक्ट मिल रहा है जो इसके अंदर है ना मॉइस्चर, है ना, जो यहाँ पर है, यहाँ पर जैसे आपने मोल्टन मेटल को वेपराइज किया तो एनवायरमेंट में तो मॉइस्चर है ना, एनवायरमेंट में तो हमेशा मॉइस्चर होता है, उसे वेपराइज कर रहे हो तो मॉइस्चर तो उसके साथ कंटेन में है ना, और वो क्या है? H2O। समझो इन दोनों चीजों को, अभी मैं पिनहोल पोरोसिटी भी समझाने लग गया हूँ थोड़ी थोड़ी। इनमें क्या है? H2O। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो H2 किस में कन्वर्ट हो सकता है? किसी से केमिकल रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में हो सकता है कन्वर्ट, है ना। हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर है, केमिकल रिएक्शन होने के बाद ही ये वाली चीजें दिखेंगी किसी दूसरे मटेरियल के साथ। अलग चीजों में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अगर H2 आ जाता है उसकी वजह से, वो भी तो एक गैस है ना, उसकी वजह से जितने भी यहाँ डिफेक्ट आएंगे गैस वाले, वो सारे के सारे कहलाते हैं पिन होल पोरोसिटी। क्या कहलाते हैं? पिन होल पोरोसिटी। बात समझ में आ रही है? ये उस डेप्थ तक का क्वेश्चन हो गया जहां आपने पिन होल पोरोसिटी किसकी वजह से, कौन सी गैस की वजह से, सिर्फ और सिर्फ H2 की वजह से, और किसी गैस की वजह से नहीं। H2O कहां से आएगी? H2O हमारे पास यहाँ पर भी है, H2O हमारे पास यहाँ पर भी है जो मॉइस्चर में है, H2O हमारे पास उस लेडल के पास भी थी, ठीक है, ठीक है ना। तो H2O हमारे पास पूरे इन्वायरमेंट में है, जैसे इसके सामने से जा रही है वो वेपराइज हो रही है, वेपराइज हो रही है तो वो फंस रही है H2O, ठीक है। वो H2O अगर बहुत टेम्परेचर के साथ में उससे कनेक्टेड रही तो केमिकल रिएक्शन, क्योंकि जो भी आपने पोरिंग मटेरियल डाला उसमें केमिकल रिएक्शन कर सकता है H2O उसके साथ, तो अगर वो यहाँ H2 और O2 में कन्वर्ट हो गया तो जो H2 की वजह से गैस डिफेक्ट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ पिन होल पोरोसिटी कहलाते हैं, ठीक है, H2 की वजह से, है ना। जो नॉर्मल गैसेस की वजह से हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे ब्लो होल्स। जो नॉर्मल गैसेस की वजह से हैं उनका नाम होता है ब्लो होल्स। ब्लो होल्स कैविटी के अंदर, ये जो इंटरप्ट हो गया, है ना, समझ रहे हो, जो इंटरप्ट हो गया ना गैसेस। अब देखो, अब कहानी सुनो, अभी तो मैंने मॉइस्चर की कहानी बता दी थोड़ी थोड़ी, अब सुनना गैसेस की कहानी। क्या सिर्फ और सिर्फ मॉइस्चर ही होता है एनवायरमेंट में? नहीं, गैसेस भी है सामने तो, है ना। समझ रहे हो मेरी बात को? सुनो, ठीक है, आप ना फिर नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। अभी मैंने जो कहानी बताई थी सिर्फ और सिर्फ पेपर की कहानी बताई थी मॉइस्चर की, मैंने यहाँ वाली एयर की बात करके और छोड़ दी थी। अब जरा बात करते हैं गैसेस की, एयर की। जब आपने इस पर मोल्टन मेटल डाला, ऐसे लाइक मोल्टन मेटल डाला, ये आपने मोल्टन मेटल डाला, इस मोल्टन मेटल के सामने क्या है? यहाँ पर एयर, एयर है। एयर तो नहीं निकाले ना, वैक्यूम तो क्रिएट नहीं कर रहे हैं ना, एयर तो निकाले नहीं। एयर नहीं निकाली इसका मतलब एयर सामने आ रही है। जब ये एयर सामने है, इसको पीछे से धक्का देके वो आगे लेके जा रहा है ना, तो एयर कहाँ इंटरप्ट हो गई? यहाँ एयर इंटरप्ट हो गई। हमारी चीजें क्या हैं कि हम एयर को इंटरप्ट होना नहीं देना चाह रहे, हम क्या चाहते हैं कि इतना पोरस हो कि यहाँ से निकल जाए। एयर जो यहाँ आ रही है ना, समझ रहे हो, कैविटी में वो फंसती जा रही है, वो एयर आगे की तरफ निकल जाए, बट वो नहीं निकलेगी। अगर वो नहीं निकली मतलब हमारे सैंड जो हैं पार्टिकल बहुत ज्यादा पोरस नहीं है, सोलिडिफाई होने तक, क्योंकि सोलिडिफिकेशन में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लग रहा। सोलिडिफिकेशन जैसे इसका हो गया, सॉलिड हो गया, रूम टेम्परेचर पहुंचने वाला है, आपने देखा भी होगा वीडियो में, बहुत जल्दी चीजें होती हैं, ये रूम टेम्परेचर पहुंचने वाला है। ये ग्रीन जो सैंड है ये इतनी पोरस नहीं है कि जो यहाँ एयर इंटरप्ट हो गई ना, ऐसे जो यहाँ हर जगह एयर इंटरप्ट हो गई, अरे नहीं समझ में आ रहा, जो यहाँ एयर इंटरप्ट हो गई वो इतने टाइम में जितने में सॉलिडिफिकेशन हुआ इससे बाहर नहीं निकल पाई, है ना। बात समझ में आ गई? ये पोरस इतना था नहीं मोल्डिंग सैंड, इस वजह से बाहर नहीं निकल पाई, तो वो कहाँ हो गई? सॉलिडिफाई। ये होता जा रहा है, ये सॉलिडिफाई होता जा रहा है, एयर को इंटरप्ट कर लिया इसमें। तो जो एयर, जो गैस इंटरप्ट हुए हैं इसके अंदर, समझ में आया कुछ या नहीं? जो कैविटी हमारी बाद में सॉलिडिफाई हो रही है, उस सॉलिडिफिकेशन में मान लीजिए यहाँ गैस इंटरप्ट हो गई, ऐसे ये क्या हो गई? गैस इंटरप्ट हो गई। ये जो गैस इंटरप्ट हो रही है, और ये क्या है? मेरा मोल्टन मेटल जो कि हो गया सॉलिडिफाई, किसमें? कैविटी में। कैविटी कैसी है? ग्रीन कलर की। तो ये हो गया मेरा मोल्टन मेटल सॉलिडिफाई। समझ में आ गया इतना? अगर ये चीज आपको दिख रही है तो ये क्या कहलाएंगे? ब्लो होल्स। ये क्या है? ब्लो होल्स। अभी कंप्लीट नहीं हुई बात, सुनते रहना। ये हैं ब्लो होल्स। बट हाँ, सॉलिडिफिकेशन के बाद एयर इंटरप्ट हो गई बीच में, ये वैक्यूम नहीं है, ये क्या है? एयर, गैसेस, है ना, गैसेस। बात क्लियर है? जो एनवायरमेंट की गैसेस थी, जो यहाँ पर इसके बीच में जो हमारी केमिकल रिएक्शन होगी, ऑब्वियस एडिटिव डाले ना, एडिटिव डाले तो क्या होगा? एडिटिव डाले तो जो यहाँ वाला है उसमें क्या होगा? एडिटिव डाले तो क्या होगा? वो क्या हो रहे हैं? गैस में कन्वर्ट, हाई टेम्परेचर है ना, कुछ भी चीज हो वो गैस में कन्वर्ट हो रही है। लाइक अगर हमारा एडिटिव में वुड फ्लोर जल रहा है
तो वो क्या होगा, गैस में कन्वर्ट होगा। जब वो गैस में कन्वर्ट होगा तो नीचे भागेगी गैस, नीचे तो बंद रखा है ये, कहाँ भागेगी गैस, ऊपर। ऊपर भागेगी तो इस कैविटी में ही तो आ रही है ना, और मोल्टन मेटल आ रहा है, तो वो तो इंटरप्ट हो गया। जो एडिटिव वाली गैसेस हैं वो इंटरप्ट हो गई अंदर, है ना। अगर वो इंटरप्ट हो गई तो क्या आएगा, ब्लो होल्स। मतलब ये जो ब्लो होल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो गैसेस हमारी इंटरप्ट हो रही है ना उनकी वजह से, जो गैसेस यहाँ पर फंस रही हैं उनकी वजह से होते हैं ब्लो होल्स। बस एक चीज याद रखना, जो H2 की वजह से ब्लो होल्स बने, सिर्फ और सिर्फ जो H2 की वजह से ब्लो होल्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं पिन होल पोरोसिटी। क्या बोलते हैं, पिन होल पोरोसिटी या कैविटी, पिन होल पोरोसिटी। क्लियर है। जो H2 की वजह से ये ब्लो होल्स बन रहे हैं उन्हीं का नाम होता है पिन होल पोरोसिटी। H2 की वजह से जो है उनको हम, जो ब्लो होल हैं उनको हम बोलते हैं पिन होल पोरोसिटी या कैविटी। उम्मीद है क्लियर हो गया आपकी कहानी, नहीं समझ में आया, क्लियर है। ये है ब्लो होल्स। अभी ब्लो होल्स की बात हुई है, यही लगे हाथ में आपको समझा रहा हूं ओपन ब्लोज। ओपन ब्लोज क्या होते हैं, जो एयर अंदर ना फंस के कहां फंस गई, सरफेस पर फंस गई। जो एयर यहां फंस गई, ऐसे समझ रहे हो, कहां फंसी होगी वो, जैसे ये ब्लू कलर से दिखा रखी थी, एक एयर यहां फंस गई ऐसे, एक एयर यहां फंस गई, एक एयर यहां फंस गई, एक एयर यहां फंस गई, है ना। तो ये सब कहाँ दिखेगा, इस वाली उसमें सरफेस में। जब ये फाइनली सोलिडिफाई हो गया तो ये देखो आपको यहाँ दिखेगा ऐसे करके, ये आपको कैसा फिगर दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। समझ में आ रहा है, ये वाली चीज ऐसे करके कुछ दिख रही है ऐसे, ये कुछ ऐसे दिखेगी ऐसे। और ये क्या कहलाएंगे, इन्हें हम बोलेंगे ओपन ब्लोज। ओपन का मतलब जो सरफेस पर, ब्लोज मतलब जो गैस के डिफेक्ट हैं। समझ में आ रहा है, जो सरफेस पर गैस के डिफेक्ट हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ओपन ब्लोज। तो एक ही फिगर में मैंने सब कुछ समझा दिया। ओपन ब्लोज भी हो गया, पिन होल पोरोसिटी भी हो गई, एंड ब्लो होल्स भी हो गए। हाँ बोलो। चलो देखो, इमेजिनेशन में कुछ आया, इमेजिनेशन में क्या आ रहा है, इमेजिनेशन में आ रहा है पोरिंग मटेरियल डाला जा रहा है, सामने से एयर जितनी भी थी और जो भी मॉइस्चर है उसके अंदर, वो सारे का सारा मॉइस्चर या एयर या फिर जो गैसेस हैं किसके अंदर, एडिटिव की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से, हर तरफ गैसेस ही गैसेस होने लग रही हैं। समझ रहे हो ना, क्योंकि ग्रीन जो था वो हमारा टूट रहा है, एडिटिव्स के बॉन्ड टूट रहे हैं हाई टेम्परेचर की वजह से। तो क्या हो रहा है कि वो गैसेस कन्वर्ट हो रहे हैं। वो गैसेस अगर मेरी कैविटी में फंस गई, जब मेरा पोरिंग मटेरियल आया, गैसेस फंस गई, गैसेस एक जगह ही नहीं फंसेंगी, गैसेस तो हर तरफ से आ रही हैं, क्योंकि हर तरफ से है ना, ऐसे पोरोसिटी हर तरफ से है ना, तो गैसेस हर तरफ से आ रही हैं, गैसेस हर तरफ से आ रही हैं और सामने से एयर भी आ रही थी। ठीक है, तो जो गैसेस फंसेंगे वो पोरिंग मटेरियल के अंदर ऐसे फंस जाएंगे। ये येलो कलर से दिखा रखी है, गैसेस हैं ये वाली चीजें गैसेस हैं, वैक्यूम नहीं है। ठीक है, तो जो ये गैसेस हैं इन्हीं को अगर अंदर फंस जाते हैं तो इन्हें बोलते हैं ब्लो होल्स डिफेक्ट, क्योंकि ये डिफेक्ट ही तो है, कंटिन्यूएशन नहीं मिली ना हमें प्रॉपर्टी की, कंटिन्यूम नहीं है यहाँ पर। तो ये जो डिफेक्ट है ये कहलाएंगे ब्लो होल्स डिफेक्ट। बट जहां ये H2 की वजह से है ना, तो वो कहलाएगा पिन होल पोरोसिटी, सिर्फ H2 की वजह से, क्योंकि H2 की वजह से भी होगी, है ना। तो H2 की वजह से जो होने वाली आपकी डिफेक्ट, गैस डिफेक्ट है, उसे कहते हैं पिन होल पोरोसिटी। वो इसी के अंदर मिलेगा, है ना, कोई कुछ पार्ट हमारा H2 की वजह से मिलेगा, उसे हम पिन होल पोरोसिटी बोलते हैं। ठीक है, अंदर होल्स बन रहे हैं उन्हें ब्लो होल्स। और जो अब ये लास्ट में समझा रहा हूँ, जो हमारे सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर जो गैसेस इंटरप्ट रह गई है ना, उन्हें बोलेंगे ओपन ब्लोज, क्योंकि ये फिगर आपने कहां से निकाला है, सोलिडिफिकेशन के बाद निकाला है। ठीक है, उन्हें पिन होल पोरोसिटी। ठीक है, H2 की वजह से जनरली अंदर, उन्हीं को पिन होल पोरोसिटी बोलते हैं, जनरली अंदर। ठीक है, पिन होल पोरोसिटी। ठीक है, हाँ अब ये चल रहे हैं। ठीक है, यहां तक ये क्लियर हो गया। ठीक है, चलो अब देखो, यहां तक ही क्लियर है। चलो अब चलते हैं स्कार पर। स्कार क्या होता है, ये वाला जो फिगर है ये आपके फिगर माइंड में होना चाहिए, क्योंकि बार बार, हाँ यार ले आओ, मुझे भी जरूरत पड़ रही है, मुझे भी जरूरत पड़ेगी अभी। ठीक है, ये वाला फिगर मुझे फिर से बनाने की जरूरत नहीं है ना, समझ में आ गया। इसी के फिगर को माइंड में रखते हुए अब मैं आपको ये बता रहा हूं क्या हुआ। ये जो कैविटी बन रही थी, अब मैं सारे कैविटी फिर से क्यों दिखाऊं, मतलब सॉरी सारे डिफेक्ट फिर से क्यों दिखाऊं, बस एक दिखा दिया ना, उस फिगर में आ गए तीनों डिफेक्ट। अब मुझे समझाना है आपको स्कार। तो स्कार क्या है, राइजर मान लीजिए यहाँ लग रहा है, साइड राइजर। ठीक है, साइड राइजर यहाँ है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत दूर है, कैविटी यही तो है, ये है मेरी कैविटी। अगर साइड राइजर यहाँ है तो इसके हिसाब से ये वाला पॉइंट बहुत दूर है। एयर जो इंटरप्ट हुई, अगर ये बहुत ही ज्यादा इंटरप्ट हो रखी है, यहाँ पर इंटरप्ट समझ रहे हो, मतलब उसने क्या दे रखा है, उसने एक डेप्थ होल दे रखा है, एक डेप्थ होल।
ठीक है। तो डेप्थ होल कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, यहाँ मोल्टन मेटल आया बट ये मोल्टन मेटल क्या हो रहा है, ऐसे आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ, इस साइड वाले एयर क्या करेंगे, अगर एयर यहाँ इकट्ठा हो गई ना तो यहाँ दिखेंगी, एयर यहाँ नहीं दिखेंगी इकट्ठा हो गई, क्यों ऐसा, जब ये सॉलिडिफिकेशन हो रहा है ना। सरफेस प्लेन है, यहाँ पर ऐसे मान लो या यहाँ पर ऐसे मान लो, ठीक है। आप ये, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको, ये ध्यान दो कि जब यहाँ एयर थी, है ना, जब यहाँ एयर थी, आपने लिक्विड मेटल डाला इधर से, ये आ रहा है ऐसे लिक्विड मेटल, ठीक है, ये यहाँ पर इसमें एयर इंटरप्ट हो गई। एयर अगर थोड़ी थोड़ी इंटरप्ट हो रही है हर जगह से, तो उन्हें क्या बोल रहे हैं, ओपन ब्लोज, है ना, उसकी तो टेंशन खत्म हो गई। अब मैं बात कर रहा हूँ स्कार की। स्कार क्या है, जब एयर ज्यादा इंटरप्ट हो जाए और इंटरप्ट होने के बाद वो मटेरियल हो जाए सॉलिडिफाई, तो बस ये चीज आपको दिखेगी उस फिगर में। ऐसा यहाँ जो हो रहा है, अगर ये साइड राइजर है तो क्या वो इस साइड हो सकता है, नहीं, क्यों, कि साइड राइजर से वो तुरंत ही ये वाली चीज तुरंत आ जाएगी, मतलब ये वाला जो एयर है ना, ये एयर ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगा, किसकी हेल्प से, जो पोरोसिटी है उसके अंदर, उसकी हेल्प से, मोल्डिंग सैंड के अंदर। ये सुनो, क्योंकि यहाँ से प्रेशराइजेशन होना शुरू हो जाएगा राइजर का। बात क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है। बट जो दूर वाला है, राइजर से पार्ट जो दूर वाला है, दूर वाला है, उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, अगर एयर इसमें है तो एयर क्या हो जाएगी, ज्यादा इंटरप्ट, और क्या हो जाएगा, मटेरियल सॉलिडिफाई। इधर वाले पार्ट की तरफ स्कार नहीं मिलेगा। स्कार कहाँ मिलेगा, राइजर से दूर, राइजर से दूर। इसी डेप्थ होल को, ये एक तरह से ओपन ब्लोज ही है, क्या है ये, ओपन ब्लोज है, बट डेप्थ ओपन ब्लो को हम क्या बोलते हैं, स्कार। ये ज्यादा हो गए, ठीक है, हाँ ऐसे ही कुछ समझ लो, ठीक है। इधर नहीं होगा क्योंकि राइजर इधर है ना भाई, देखो सॉलिडिफिकेशन हुआ, एयर इसमें भले से इंटरप्टेड है, बट एयर इंटरप्टेड का मतलब अपने माइंड में कभी भी ये मत सोचना आशीष जी, आपने पता है क्या सोच लिया है, मोल्डिंग सैंड स्टील की बनी हुई है। समझ में आ रहा है, जो आपका क्वेश्चन है ना उसका आंसर ये हो गया। अब आप सोचो जरा, अगर ये इधर है, इधर से लिक्विड आ रहा है, तो क्या होगा, एयर को वो धक्का देके ऊपर पहुंचाएगा ना, और उससे आपने क्या कर रखा है, रोक रखा है उस अपने माइंड में, रोको मत। जब इधर की तरफ से आ ही नहीं रहा कुछ, तो ये तो अब ठंडा हो जाएगा ना, है ना, ये ठंडा जैसे ही हो गया, उधर यहाँ पर ये रुक गया, है कि नहीं। यहाँ पर क्या है, राइजर ना वापस दे रहा है ना उस चीज को, तो वो एयर को बाहर निकाल देगा, है कि नहीं, क्लियर है ना। तो यहाँ पर वो नहीं मिलेगा, यहाँ पर हद से हद क्या मिल सकता है, ओपन ब्लोज, ओपन ब्लोज मिल सकता है, यहाँ पर छोटा मिल सकता है, इतना डेप्थ वाला नहीं मिलेगा। हाँ बोलो, डीप होंगे, एक ही जगह होंगे, जनरली एक जगह होंगे। पूरी सरफेस की तो कहानी थी राइजर वाली, जो थोड़ी सी मिस हो गई, ठीक है। राइजर के पास वाला जो पार्ट है ना, राइजर के पास वाला, उसमें डेप्थ होल नहीं हो सकते, है ना, क्योंकि वो जैसे ही सॉलिडिफाई हो रहा होगा उधर लिक्विड आ जाएगा, तो डेप्थ होल नहीं हो सकते, यहाँ ओपन ब्लोज हो सकते हैं, बट डेप्थ होल होंगे राइजर से दूर में, उसी को हम स्कार बोल रहे हैं। तो स्कार कभी भी राइजर के पास नहीं प्रोड्यूस होंगे, राइजर से दूर प्रोड्यूस होंगे, क्लियर है ना। अच्छा, तो हाँ क्या चीज, क्या चीज हो, वेंट, वेंट तो अगर देखो, अब सिंपल सी बात है, जहां वेंट होगा वहां तो एयर बचेगी ही नहीं, वो तो चली जाएगी, तो स्कार का मतलब ही नहीं आएगा, वहां ओपन ब्लोज का मतलब नहीं आएगा। ओपन ब्लोज तो वही होंगे ना जहां वेंट वाले क्षेत्र से आप थोड़े दूर हो, ठीक है, ऑब्वियस, ठीक है। और वेंट का भी एक नुकसान भी हो जाता है, वो अभी बताऊंगा आगे क्या होता है। क्योंकि वेंट में हमारा जो मोल्टन मटेरियल है ना वो चढ़ने लग जाता है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया, चलो हो गया, अरे बोल भी दो, अरे जनरली एक ही होगा, एग्जैक्टली एक नहीं होगा, जनरली एक ही होगा, राइजर से दूर होगा, ठीक है, क्लियर हो गया इतना, ठीक, चलो ठीक है। चलो इतना हो गया, स्कार समझ में आ गया। अब क्या है, ब्लिस्टर, हाँ बोलो। वेंट्स मैंडेटरी होते हैं जहां पर आपको चांसेस होते हैं हाई टेम्परेचर के, हाई टेम्परेचर के चांसेस है, पोरिंग मटेरियल अगर हाई है तो आपको वेंट देने पड़ेंगे। अगर पोरस पहले से ही है सैंड, जितनी ज्यादा पोरस है उतने हमें वेंट की कम जरूरत पड़ेगी क्योंकि वो निकल जाएंगे, ठीक है ना। देखो कंपनसेट का मतलब क्या होता है, यही छोटी सी गड़बड़ कर रहे हो आप, ऐसे ही नेगी जी ने किया क्या, कि मैं ये बोल रहा हूँ अगर वेंट यहाँ लगा हुआ है तो यहाँ के तो चांस अभी भी है ना बनने के, है ना, यहाँ के चांस तो अभी भी है बनने के, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये डिफेक्ट आपके कंपलसरी खत्म हो जाएंगे। वेंट के पास नहीं बनेगा, वेंट के पास नहीं बनेगा,
अरे रुको, उनका क्वेश्चन अलग चल रहा है, बोलो विश्व जी आप। हाँ पास में बेंच मटेरियल क्यों आएगा? अरे यार जो उन्होंने क्वेश्चन सुना वो आपने सुन लिया, तो वही तो आप यही तो कह रहे हो कि मैंने बोला कि वेंट जहां लगेंगे वहां पर नहीं होगा, आपने बोला आंसर सुन लिया। सोचना भी तो था, जहां वेंट होगा वहां एयर इंटरप्ट क्यों होगी मेजोरिटी में, है ना। ये था वो आंसर, ये नहीं था कि मटेरियल आ जाएगा वहां से। ठीक है, आप सुन तो लेते हो क्वेश्चन बट सोच नहीं रहे हो उस टाइम पे। ठीक है, अरे यार फिर फंस गए, ऐसे हो जाती है चीजें। ठीक है, अच्छे से अच्छे समझाता हूँ, उसके बाद अपने अपने क्वेश्चन के चक्कर में ना फिर वो क्वेश्चन सुनते पता नहीं क्यों, दूसरे का क्वेश्चन मत सुना करो, मैं तो ये कहूंगा। ठीक है, अब है ना। हाँ आप समझ में आ गया, क्लियर है ना, कोई दिक्कत अब आयत्री आपको? बोलो बोलो बोलो, हो गया चलो। ठीक ठीक है ठीक है। अब ब्लिस्टर देखो, ब्लिस्टर क्या होता है। स्कार बना दिया आपने ऐसे, दे दी स्कार। ठीक है, ये जो स्कार है ना, अगर उसके ऊपर, स्कार के ऊपर अगर एक मेटेलिक, मतलब इसी की जो पावरिंग मटेरियल था उसकी अगर एक छोटी सी लेयर बन के आ जाए ना, ऐसे ऐसे एक लेयर भी बनी हुई हो, समझ में आ रहा है कुछ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि उसके ऊपर एक लेयर भी बनी हुई है ऐसे, बस सिर्फ एक लेयर, ये दिख रहा है ये थोड़ा सा येलो वाला पार्ट, बस एक लेयर। ठीक है, तो इसे बोलते हैं ब्लिस्टर। नहीं समझ में आया? इसमें कोई टफ चीज नहीं है इस वाली चीज में, इतना मत कंफ्यूज हो जाना। मैंने क्या बोला, जो स्कार था, अगर उस स्कार मतलब खाली जगह है ना, और वो भी कैसे, डेप्थ वाली, उसके ऊपर अगर एक छोटा सा इसी मटेरियल की क्या आ जाए, लेयर आ जाए ऐसे, है ना, तो ये क्या कहलाता है, हमारा ब्लिस्टर। ठीक है, हाँ स्कार के ऊपर आ जाए तो उसे ब्लिस्टर बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है इतना, समझ में आ गया? ठीक है, आएगी कैसे, मटेरियल जब सॉलिडिफाई हो रहा है, क्यों नहीं आ सकती? ये आपने ब्लो होल्स बनाए, ब्लो होल्स कैसे बने अमन जी? हर चीज में सोचते तो हैं, अच्छी बात है, बट एक्चुअली वो एक्स्ट्रा टाइम जा रहा है। ठीक है, बट कोशिश करो। ब्लो होल्स कैसे बन रहे थे? मटेरियल इधर से आ रहा ना, मटेरियल के इधर था कभी, मटेरियल इधर से आया तभी तो वो एयर को इंटरप्ट किया उसने, है ना। ऐसे ही ये चीज है, यहाँ एयर इंटरप्ट हो गई, मटेरियल क्या है, मटेरियल तो इधर से आ रहा है ना, है ना, तो अगर ये थोड़ा सा ऊपर चढ़ गया तो उसने एक लेयर बना दी, अगर नहीं चढ़ा तो उसे स्कार बोल दिया। नहीं नहीं अच्छी बात है, वो क्वेश्चन पूछते हैं, मैं आप सबको कहता हूँ कि आप क्वेश्चन पूछो, बट उस क्वेश्चन में ना बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की कोशिश मत करो, है ना। हाँ, बस 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 बस, हाँ बिल्कुल। मैं ये नहीं कहता कि क्वेश्चन पूछो मत, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उन क्वेश्चन को ना सिर्फ मेरी एक लैंग्वेज से ना कंप्लीट करने की कोशिश किया करो, उसको और अंदर मत जाया करो अगर आपका क्वेश्चन होता है तो। ठीक है, चलो क्लियर है, आगे चलें। ब्लिस्टर हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा था पिनहोल पोरोसिटी, हो गया, ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, गैस वाले सारे हो गए कंप्लीट। ठीक है सुरभि जी, कुछ तो डाउट लग रहा है, अभी समझ में नहीं आ रहा, आ गया ना सभी? ठीक है। अरे यार आयत्री क्या चल रहा है ये, अब बिल्कुल गलत बात है, ये बहुत ही गलत बात है, ये बहुत ही गलत बात है। हाँ ये ना ऐसे नहीं करना है, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। जब मैंने ब्लिस्टर बोला तो फिर समझना था ना उस चीज को। आ जाओ भाई, बाहर कैसे खड़े हैं, फिर बाद में कहेंगे कि सर ये वाली चीज हो गई। आओ जल्दी से, और कौन है बाहर? नेगी जी हो रहे, ठीक है। चलो आगे चलें अब, ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं मोल्डिंग सैंड वाला पार्ट। ठीक है, ब्लिस्टर ये है, स्कार समझ में आ गया था, बस उसके ऊपर एक जो पोरिंग मटेरियल था ना, उसकी अगर एक लेयर बन गई तो वो ब्लिस्टर कहलाएगी। स्कार के ऊपर जस्ट एक लेयर, तो वो मोल्टन मेटल आ गया, तो बस वो सॉलिड हो गया, अंदर होल जाएगा, बस ये हो गया ब्लिस्टर। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ गया हमारा मोल्डिंग सैंड वाला डिफेक्ट। आप समझो मोल्डिंग सैंड वाले डिफेक्ट, इनमें से कोई सी चीज लिखवानी है जो अभी समझाई है? कौन सी वाली? सब लिखी हुई है, ठीक है ना, सब लिखी हुई है। चलो ब्लिस्टर स्कार सब लिखा हुआ है उसमें, एक बार चेक कर लेना, क्लियर है ना। चलो मोल्डिंग सैंड डिफेक्ट कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला ड्रॉप एंड डर्ट। ड्रॉप एंड डर्ट में क्या होगा, अब थोड़ा ध्यान से सुनना, इमेजिनेशन। ये थी कैविटी, अभी मैंने क्या बोला, कैविटी। अब मैं पूरा फिगर नहीं बना रहा कोप एंड ड्रैग का,
ये है कैविटी। कैविटी हमारी जनरली किधर होती है? ड्रैग में। कोप कहाँ रखा होता है? ऊपर। तो अगर कोप का सैंड, ये है सैंड ऐसे, अगर कोप की सैंड क्या हो जाए? गिर जाए। कोप की सैंड, समझ रहे हो? सैंड, ये कैविटी है ना, अभी मैंने मोल्टन मटेरियल अभी लाया नहीं हूं, अभी कैविटी है, खाली जगह। यहाँ पर कोप की सैंड जो ये वाली थी ना, ये गिर गई। कहाँ गिरी? कहाँ जाएगी? गिरने के बाद कहाँ जाएगी? यहाँ। समझ रहे हो? जो जितना पार्ट यहाँ से गिरेगा यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा? तो बहुत नॉर्मल सी चीज है। यहाँ से ये गिरा और कहाँ गिर गया? यहाँ पर, तो ये यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, है ना। तो मोल्टन मटेरियल नहीं डाला हुआ है ना, ये मोल्डिंग सैंड है बस, ठीक है। ये कैविटी है ना। ये मोल्डिंग सैंड डिफेक्ट है ना, गैस डिफेक्ट तो खत्म हो गया। मोल्टन मेटल जो कहानी वाली बातें थी वो गैस डिफेक्ट में थी कि हाँ मोल्टन मेटल डल चुका है, वो सॉलिडिफाई हो रहा है, तो वो गैस डिफेक्ट आ रहे थे। अभी हमारे पास कौन सा है? मोल्डिंग सैंड डिफेक्ट, जो कि आपके मोल्टन मेटल डालने से पहले ही आ जाएगा। वो कैसा डिफेक्ट होगा? होना तो ये कास्टिंग में चाहिए ना, तो कास्टिंग में आएगा डिफेक्ट। कैसा आएगा? जब ये कास्टिंग मटेरियल बन जाएगा उसके बाद ये डिफेक्ट आएगा। कैसा आएगा? सोचो जरा। जब ये यहाँ पर ऐसे ये ड्रॉप हो गया, इसे क्या बोलते हैं? ड्रॉप एंड डर्ट, ठीक है। तो ये वाली चीज क्या कहलाएगी? ड्रॉप। एंड ये क्या कहलाएगा? डर्ट। कैसे? अब आप एक काम करो, यहां हो गई खाली जगह, यस और नो? कैविटी कैसी बन के आ गई? अब फिर से गड़बड़ हो गया, सुन नहीं रहे हो, पता नहीं, अपनी अपनी चीजें सोच रहे हो। अब बताओ कैविटी कैसी आएगी? इसकी वजह से कैविटी कैसी हो गई? अब कैविटी हो गई ऐसी, इस वाले कलर से दिखा रहा हूं, कैविटी हो गई ऐसी, यस और नो? कैविटी हो गई, यहां से ऐसे लेके जाऊं, ऐसे, ठीक है। ये हो गई कैविटी। इसका मतलब ये यहां से कैविटी में नहीं है, ये यहां से कैविटी में नहीं है, ऐसे ये हो गया, यस और नो? यहां से खाली जगह हो गई थी, यहां मोटा हो गया था। यहां मोल्डिंग सैंड कहाँ है? मोल्डिंग सैंड है ये रही, मोल्डिंग सैंड ये रही, यस, मोल्डिंग सैंड ये रही। क्लियर है? समझ में आ गया? बस अगर जैसे ही ये हुआ, अब इसमें डाल दो मोल्टन मटेरियल। जब आपने मोल्टन मटेरियल डाला, तो क्या ये वाला जो ऐसे पार्ट आया, क्या वो गैस इंटरप्शन की वजह से दिख रहा है आपको? ना, ये दिख रहा है ड्रॉप की वजह से, जो मोल्डिंग सैंड नीचे गिर गई थी, है ना। नहीं तो आप इसे बोल दोगे ओपन ब्लोज है सर। ये ओपन ब्लोज क्यों है भैया? क्योंकि गैस की वजह से थोड़ी आया, ये तो इसकी पहले से ही कैविटी की शेप ही ऐसी थी। और ये कैविटी की शेप ऐसी क्यों हो गई थी? क्योंकि यहाँ पर मोल्डिंग सैंड गिर गया था। बात समझ में आ रही है? तो ये मोल्डिंग सैंड की वजह से कास्टिंग में होने वाला डिफेक्ट। क्लियर है? तो इसे बोलते हैं ड्रॉप एंड डर्ट। तो फाइनल जो हमारा मोल्टेड सैंड, जो मोल्टिंग मटेरियल हो जाएगा, मोल्टेड मटेरियल जो बनेगा, फाइनल जो सॉलिडिफिकेशन होगा वो कैसा होगा शेप का? सॉलिडिफिकेशन बिल्कुल ये ऐसे वाला, है ना। डर्ट कौन सा है? डर्ट है जो धूल की वजह से बना, डर्ट। और ड्रॉप वो है जो कि खाली हो गया, जो कि ड्रॉप गया था, नीचे गया था वो ड्रॉप की तरह, तो इसे बोलेंगे ड्रॉप। बात क्लियर है? ड्रॉप ये, डर्ट ये। तो ड्रॉप क्या है? उभरा हुआ पार्ट, डर्ट है यहाँ पर दबा हुआ पार्ट। जो हमारे फाइनल, ये फाइनल क्या है? ये फाइनल कास्टिंग है मेरी। कास्टिंग जो है, अब इसमें अब फिर वही गलती, इसमें मैं गैस डिफेक्ट क्यों दिखाऊं? वो उसमें दिखा दिया ना। तो हर फिगर में क्या हर डिफेक्ट फिर दिखाएंगे? हर फिगर में एक एक डिफेक्ट दिखा रहा हूं, और ये सब डिफेक्ट आपके कंबाइंड हो जाएंगे एक फाइनल कास्टिंग में। यस। तो ये वाली जो चीज हो गई, इसमें ड्रॉप भी है, डर्ट भी है। ये किसका है? मोल्डिंग सैंड का डिफेक्ट। क्लियर? आगे कौन सा वाला है? कट एंड वॉशेस। कट एंड वॉशेस देखो, अब ये हो गया ड्रॉप एंड डर्ट। समझ में आ गया? ये ड्रॉप एंड डर्ट लिखा हुआ है उसमें या नहीं? समझ आ गया? बढ़िया बढ़िया, अपने हिसाब से लिख सकते हो, फिर सभी बोलना, देखो फिर पता लगा कि गड़बड़ कर दो, है ना। हो जाएगा ना? ठीक है, हो जाएगा। बाकी वो क्वेश्चन से कंफर्म हो ही जाएगा, है ना। बट चीजें याद रहेंगी ना, ठीक है। चलो कट एंड वॉशेस देखो, कट एंड वॉशेस, कट एंड वॉशेस। चलो मैं एक काम करूंगा, इनकी डेफिनेशन के ना पिक्स में आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो आप वो लिख लेना, जो मेरे पास यहाँ पर डेफिनेशंस हैं उनको मैं पिक्स को भेज दूंगा, आप उनकी डेफिनेशन अगर लिखना चाहो तो लिख लेना, ठीक है। कट एंड वॉशेस का ध्यान से सुनो। कैविटी ये रही जो पुरानी वाली है ना। मैं थोड़ा सा इसे ना नीचे लेके चल रहा हूँ, लाइक मिड वाली, है ना, मिड गेटिंग सिस्टम। मैंने ये लिया, इसमें ये वाली क्या है? ये इनलेट है ना, ऐसे ये इनलेट हो रहा है यहाँ पर, मोल्टन मटेरियल यहाँ आएगा, है ना। बट क्या होगा जब ये मोल्टन मटेरियल आएगा यहाँ पर, चाहे वो कैसे भी हो, वो यहाँ पर कैसी होगी? एक ऐसी शार्प एज होगी ना, शार्प एज।
जब मोल्टन मेटल हाई टेम्परेचर पर, और वेलोसिटी ऑब्वियस थोड़ी बहुत तो ज्यादा है ही ना, हाई टेम्परेचर और हाई वेलोसिटी से आ रहा हो, यहाँ पर हाई वेलोसिटी को आप मिनिमम वेलोसिटी के हिसाब से सोच सकते हो अगर यहाँ का एरिया बड़ा भी है ना। तो ये क्या होगा, ये वाली चीज, ये वाली टूट जाएगी, यानी मोल्डिंग सैंड की, मोल्डिंग सैंड की तो कैविटी है ना, अभी अभी क्या है, कैविटी है, तो किसने बना रखा है कैविटी से, मोल्डिंग सैंड ने। साइडों में क्या लगी हुई है, मोल्डिंग सैंड। ये मोल्डिंग सैंड जब पावरिंग मटेरियल आएगा, ये कोई स्टील पार्ट नहीं है ना यहाँ पर, है ना, तो किससे बना, ये मोल्डिंग सैंड से ही तो बना। पावरिंग मटेरियल आ रहा है, वो किसको तोड़ेगा, वो इस वाले पार्ट को तोड़ देगा। समझ में आया कुछ, वो इस वाले पार्ट को तोड़ देगा, इधर वाले को भी और इधर वाले को भी। यस और नो। जैसे ही यहाँ से ये पार्ट टूटा, मान लीजिए सैंड को मैं कलर दे रहा हूं, मान लीजिए ग्रीन, ये वाला सैंड कैसा है, ग्रीन कलर का एग्जाम्पल, ठीक है। हाई वेलोसिटी की जरूरत नहीं है, मोल्टन मेटल का टेम्परेचर ही बहुत ज्यादा है, उसके वो है ना, यहाँ के जो इसके बॉन्डिंग है उसको भी खराब कर देगा, है ना। इसकी बॉन्डिंग खराब नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि कोहेसिव स्ट्रेंथ अच्छी भी है, बट यहाँ की हो जाएगी क्योंकि इधर भी गैस है, इधर भी गैस है ना, इधर भी एयर, इधर भी एयर। तो ये जैसी टूटी, चाहे ये हाई वेलोसिटी हो चाहे नॉर्मल वेलोसिटी हो, वेलोसिटी जीरो तो नहीं है ना, है ना, बिल्कुल स्ट्रेस कंसंट्रेशन भी है, तभी तो यहाँ पर ज्यादा होगा ना कोहेसिव स्ट्रेंथ। जैसे मैंने अभी बोला कि यहाँ पर जो कोहेसिव स्ट्रेंथ है वो कम मिलेगी, क्यों मिलेगी, क्योंकि इधर कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है ना, ठीक है। तो जैसे ये वाली चीज यहाँ पर आई, वैसे ही क्या हुआ, ये जो ग्रीन वाला सैंड है, हर जगह ग्रीन सैंड मान लो, ये जो मोल्डिंग सैंड है यहाँ से, ये टूटेगा, कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा। यहाँ से टूटा, कहाँ गया, अंदर, किसके साथ, ये मैंने ऐसी हवा में कैसे लटका दिए, क्योंकि ये मोल्टन मेटल के साथ में आ रहा है, ये बिना मोल्टन मेटल के तो आएगा ही नहीं कभी, मोल्टन मेटल के साथ में आ रहा है। अब मोल्टन मेटल के अंदर कौन सा डिफेक्ट आ गया, गैस नहीं, सैंड डिफेक्ट, सैंड आ गई अंदर। मोल्टन मेटल तो ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, बट सैंड भी तो कहीं ना कहीं फंस गई ना, इसे बोलते हैं सैंड इंक्लूजन। क्या बोलते हैं, सैंड इंक्लूजन। सैंड कहाँ चली गई, मोल्टन मेटल के अंदर। समझ रहे हो मेरी बात को, नहीं समझे हो, मोल्टन मेटल के अंदर पहुंच गए ना। मोल्टन मेटल तो हर तरफ से भाग रहा होगा ना, हर तरफ से भाग रहा होगा, सैंड के पार्टिकल आ गए, जैसे एयर को इंटरप्ट करते हैं ऐसे सैंड को इंटरप्ट कर लिया। तो ये जो चीज है, ये है हमारी कट एंड वॉशेस। कट एंड वॉशेस का हिसाब क्या हुआ, आपने इसको कट किया और कट करने के बाद सैंड कहाँ हो गई, अंदर पहुंच गई, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं कट एंड वॉशेस डिफेक्ट, कट एंड वॉशेस डिफेक्ट। इसी को हम दूसरे नाम से जानते हैं सैंड इंक्लूजन हो जाता है, सैंड इंक्लूजन। नहीं, चीजें समझ में आ गई ना, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो हमारे पास जो हमारे पास फाइनल कास्टिंग बनेगी वो कैसी बनेगी, ये है हमारे पास फाइनल कास्टिंग है। तो फाइनल कास्टिंग में और अदर डिफेक्ट को हटा रहा हूँ, अब कौन सा वाला डिफेक्ट दिखाऊंगा इसमें, कट एंड वासेस। तो कट एंड वासेस का जो डिफेक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, कट एंड वासेस का जो डिफेक्ट बनेगा यहाँ पर वो बनेगा ऐसे, इससे ये मैंने ले लिया, ये है मेरा सैंड इंक्लूजन। इस सैंड यहाँ पर क्या हो गई, इंटरप्ट हो गई, ठीक है। चाहे वो यहाँ पर भी पहुंच सकती है, तो वो कहीं पर भी जा सकती है, जैसे जैसे मोल्टन मेटल जा रहा है, ठीक है, कट करके सैंड को, ठीक है। तो ये चीज हमारी फाइनली बन के आ गई कट एंड वाशेस में। आगे चलें, क्लियर है, आगे चलते हैं। कट हमारे सैंड में आएगा, वॉशेस वो जो हमारे उसमें आ गया, मतलब इंक्लूजन वो आ गया, ठीक है। तो इसे हम सैंड इंक्लूजन बोल देते हैं। जब तक कट नहीं होगा तब तक सैंड के पार्टिकल आएंगे नहीं अंदर, ठीक है। चलो आगे चले, नेक्स्ट कौन सा है बताना, स्कैब। स्कैब की वहां पर डेफिनेशन लिखी हुई है, एक सेकंड, अच्छा ठीक है, मेटल प्रेजेंटेशन आपका कट एंड वॉश लिखा हुआ था, ओके गुड, बढ़िया। तो स्कैब क्या हो जाएगा, अब देखना स्कैब का मतलब क्या है। लाइक ये कैविटी है, ये कौन से वाले चल रहे हैं अभी, ये चल रहे हैं मोल्डिंग सैंड वाले, मोल्डिंग सैंड के डिफेक्ट। मान लीजिए यहाँ मोल्टन मेटल आ रहा है ऐसे करके ना, यहाँ से ये मोल्टन मेटल आया, ये मोल्टन मेटल मान लीजिए यहाँ पर ऐसे गिर रहा है एग्जाम्पल के तौर पर, यहाँ पर गिर रहा है। यहाँ की जो मोल्डिंग सैंड है जो कि इस कलर की दिख रही है, मान लीजिए वो वाली जो सैंड है वो इतनी ज्यादा कोहेसिव स्ट्रेंथ की है नहीं, तो क्या होगा कि यहाँ पर जो ये मोल्टन मेटल है वो कहाँ चला जाएगा, वो इसको एक तरह से गड्ढा बना देगा, जिसे बोल देते हैं पेनिट्रेट कर देना। तो वो इसे क्या कर देगा, पेनिट्रेट कर देगा। जैसे इसने इसे पेनिट्रेट किया तो ये आपका मोल्टन मटेरियल ऐसे यहाँ पर ऐसे दिख जाएगा, है ना। जहां पर भी कोहेसिवनेस अच्छी नहीं रही वहां पर वो पेनिट्रेट हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये जो पेनिट्रेशन है इसी को बोलते हैं स्कैब। ये कोई गैस डिफेक्ट नहीं है ना, ये कोई ड्रॉप एंड डर्ट नहीं है,
ये क्या है, ये इसकी वजह से होने वाला है कि जहां उसे कोहेसिव स्ट्रेंथ कम मिली, ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे को नहीं, जहां उसकी कोहेसिव स्ट्रेंथ कम है। और कोहेसिव स्ट्रेंथ कम कैसे होगी, गलती से वहां पर रैमिंग करना रह गया, समझ रहे हो ना। यहाँ रैमिंग अच्छे से नहीं हुई, यहाँ हुई थी, यहाँ रैमिंग अच्छे से हुई है तो क्या होगा, यहाँ पेनिट्रेशन नहीं होगा, जबकि यहाँ पेनिट्रेशन हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ रैमिंग अच्छे से नहीं थी। तो वो चीज हमारी क्या हो जाएंगी, हट जाएंगी, तो पेनिट्रेट कर जाएगी मोल्टन मेटल उसे। क्लियर है ना इतना। तो जहां मोल्टन मेटल पेनिट्रेट कर जाता है उसे क्या बोलते हैं, स्कैव। तो स्कैव ऐसा नहीं है कि स्कैव सिर्फ और सिर्फ वहीं होगा जहां पर ये टच हो रहा है ना, स्कैव कहाँ होगा, जहां पर भी कोहेसिव स्ट्रेंथ हमारी वीक थी वहां पर क्या हो गया, मेटल पेनिट्रेट कर गया। समझ रहे हो, मैंने हर तरफ बना दिए थोड़े थोड़े करते हुए, वहां पर हर जगह मेटल पेनिट्रेट कर गया ऐसे। ठीक है, बस आपको ड्रॉप में याद करना है, ड्रॉप में क्या था, मोल्डिंग सैंड ड्रॉप होके यहाँ आ रहा था, है ना। क्लियर है ना। ठीक है, ड्रॉप और डर्ट हमेशा एक साथ चलेंगे। ठीक है, जबकि हाँ ड्रॉप एंड डर्ट आ जाता है, बट कंफ्यूज मत करो, कंफ्यूज मत करो। ड्रॉप एंड डर्ट वहां पढ़ लिया बस, वो हो गया, है ना। ड्रॉप एंड डर्ट किसकी वजह से हुआ, किसकी वजह से हुआ, मोल्डिंग सैंड टूटी थी, यहाँ मोल्डिंग सैंड टूटी नहीं है, मोल्डिंग सैंड यहाँ दब गई, यहाँ मोल्डिंग सैंड दब गई। जो मोल्डिंग सैंड यहाँ थी ना, वो इस पोरिंग मटेरियल की वजह से क्या हुआ, जब पोरिंग मटेरियल ऐसे जा रहा था तो यहाँ की कोहेसिव स्ट्रेंथ कम थी, तो उसने इसे दबा दिया और मोल्डिंग मटेरियल यहाँ भर गया, है ना। ये मोल्डिंग मटेरियल यहाँ भर गया, बात क्लियर है ना, पेनिट्रेट कर गया वो उससे। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये चीज थी हमारी स्कैव। क्लियर, आगे चलें। आगे हमारा बकल। बकल क्या होता है, स्वेल की भी बात करेंगे। ठीक है, बकल की मैं चाहे तो आपको डेफिनेशन भी लिखवा दूंगा ना। ठीक है, जब हमारा पेनिट्रेशन, बकल में याद रखना, जब हमारा पेनिट्रेशन कैसा हो, पेनिट्रेशन in the mold by the pouring material कैसा हो, V शेप का, is of V शेप, तो इसको हम बोलते हैं बक्कल होना। लाइक ये शेप हमारी ऐसी आ जाएगी, ठीक है। ये जो है ये हमारा क्या कहलाता है, बक्कल। तो प्लीज इस चीज को ऐसे ही याद रख लो, ठीक है। वी शेप तो बक्कल, और आएगी तो मेटल पेनिट्रेशन है वो, सिंपली, है ना, जो हमने अभी नाम पढ़ा है स्कैब, तो स्कैब हाँ कुछ भी आ सकती है जितना पेनिट्रेट हो रहा है। ठीक है, ठीक है। बकल के बाद मैंने क्या लिखा है आपको, स्वेल, है ना। अब स्वेल होगा, ठीक है। ये हो गया इतना, नहीं आशीष जी, नहीं बता दो अगर कोई दिक्कत है तो। अच्छा, पेनिट्रेशन इन द माउल्ड बाय द पोरिंग मटेरियल इज ऑफ वी शेप। ठीक है, यहाँ तक हो गया ये कंप्लीट ना। ये मैंने फाइनल कास्टिंग बोल दी, एक तरह से फाइनल कास्टिंग की शेप आ गई है ना, ऐसी। चलो नेक्स्ट है हमारे पास स्वेल। स्वेल का मीनिंग क्या है, स्वेल मतलब होता है फूलना, ठीक है, स्वेलिंग, फूल जाना। क्या है यहाँ पर स्वेलिंग का मीनिंग, एक होता है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन मतलब कि आपकी जो मटेरियल है ना यहाँ पर रखा हुआ, उसमें से मटेरियल, जो मेरा पोरिंग मटेरियल आ रहा है, ये तो आपका कौन सा वाला हो गया, मोल्डिंग सैंड। पोरिंग मटेरियल मेरा उस मोल्डिंग सैंड की पोरोसिटी में बढ़ जाए, है ना, दैट इज द पेनिट्रेशन। कि हाँ वो पेनिट्रेशन कर रहा है, उसमें बढ़ता जा रहा है ना, भर भर के उसने क्या कर दिया, उस मोल्डिंग सैंड को दूर दूर कर दिया एक दूसरे से। यस और नो, दैट इज द पेनिट्रेशन। जबकि स्वेल का मतलब क्या है, अगर मैंने पूरी, है ना, अगर मैंने पूरी सरफेस पर ही रैमिंग अच्छे से नहीं की, तो पूरी की पूरी सरफेस जो मोल्टन मेटल यहाँ आया अंदर, समझ रहे हो, मोल्टन मेटल ऐसे आया, मान लीजिए यहाँ पर रैमिंग नहीं कर रखी इस सरफेस की आपने, पूरा मोल्टन मेटल अपने प्रेशर की हेल्प से क्या करेगा, प्रेशर तो होगा उसमें, अपने प्रेशर की हेल्प से क्या करेगा, पूरी सरफेस को अंदर दबाएगा। ये सुनो, पेनिट्रेट कर गया तो वो पेनिट्रेशन वाला डिफेक्ट है। अगर पूरी सरफेस को अंदर दबा रहा है, क्योंकि पूरी सरफेस रैम्ड नहीं है अच्छे से, ठीक है, तो हाँ बिल्कुल डायमेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं स्वेल हो जाना। स्वेल होने का मतलब क्या है, स्वेल होने का बिल्कुल सूझना, किस तरह से, पूरी डायमेंशन में, पूरी डायमेंशन। स्वेलिंग का मतलब क्या हो गया, पूरी डायमेंशन में। और अगर सिर्फ और सिर्फ पेनिट्रेट हुआ तो पेनिट्रेट का क्या, कौन सा हो गया, स्कैव।
सिर्फ पेनिट्रेट कर रहा है, वो कहीं एक जगह रैमिंग अच्छे से नहीं है, वहां पर पेनिट्रेट कर दिया, बाकी जगह रैमिंग अच्छी थी तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसे बोलेंगे स्कैब। जबकि पूरे डायमेंशन का जो बढ़ना उसे बोलते हैं स्वेल। ठीक है, क्या चीज? जनरली, ऑब्वियस है, जनरली क्यों? क्योंकि इस साइड वाली अगर रैमिंग हो रखी है तो ये वाले मटेरियल भागेंगे नहीं, है ना। तो जनरली आप देखो, आप समझो इस चीज को, स्वेल में क्या हो जाएगा, लाइक ये कैविटी है, तो ये कैविटी हमारी कैसी बन के जाएगी स्वेल में, इस तरह से। ठीक है, और अगर ये चीज आपने ऐसी बनाई, तो अगर इसे प्रैक्टिकली देखोगे तो प्रैक्टिकली कैसे बनेगी ये, मान लीजिए आपने इधर रैम नहीं किया था, तो इधर रैम नहीं किया तो ये चीज आपकी कुछ ऐसी बन के आएगी, ये सुनो ऐसी बन के आएगी। क्यों? क्योंकि इधर वाली रैमिंग तो हो रखी है, इधर वाली रैमिंग हो रखी है, तो ये मटेरियल भागेंगे नहीं, तो इसे रोकने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कहीं की बिना रखी तो ऐसे पूरा में। ठीक है, ऐसा ही जो आपने शेप बनाया अभी। ठीक है, ये सबको नहीं दिखाई, मुझे दिखा बस। ठीक है, चलो, नहीं मैं नहीं बनाने वाला ये वाला शेप। ठीक है, चलो, तो ये हो गया स्वेल। ठीक, अब आगे स्वेल तक खत्म हो गया, है ना। नेक्स्ट मोल्टिंग मटेरियल। मोल्टिंग मटेरियल में क्या होगा? मोल्टिंग मटेरियल मैंने कौन सा एग्जांपल लिखा है आपको? मिश्रण एंड कोल्ड सेट। ठीक है, मिश्रण एंड कोल्ड सेट। मोल्टेड मटेरियल मतलब जो हमारे पास पावरिंग मटेरियल है, मोल्टेड मटेरियल पावरिंग मटेरियल। अगर पावरिंग मटेरियल का पावरिंग टेम्परेचर वो 1700-1800 वाला, अगर वो है कम, मतलब वो 1500 के बहुत पास है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन के बहुत पास है, तो फ्लूइडिटी क्या होगी उसकी? फ्लूइडिटी समझाया था आपको स्पाइरल टेस्ट से। फ्लूइडिटी किससे चेक होती थी? स्पाइरल टेस्ट से। और अगर वो पोरिंग मटेरियल का पोरिंग टेम्परेचर है कम, तो क्या हो जाएगी फ्लूइडिटी उसकी? कम। और अगर फ्लूइडिटी कम हो गई तो वो जल्दी ही ठंडा हो जाएगा, थोड़ी दूर बाद ही ठंडा हो जाएगा। अगर पोरिंग टेम्परेचर ज्यादा है तो वो लेट ठंडा होगा, मतलब वो पूरा कवर कर जाएगा। इफ, हाँ, फ्लूइडिटी ज्यादा हो जाएगी इफ, वो सेम मटेरियल के लिए ही है, मटेरियल इसमें चेंज नहीं हुआ, बस पोरिंग टेम्परेचर चेंज कर रहे हो आप। इफ आपकी जो कैविटी है वो ये है, ये कैविटी इससे याद रखना है इसमें ना, कैविटी अगर ये है, फ्लूइडिटी थोड़ा इससे ही समझ में आता है। मान लीजिए ये पूरा भरना था और ये पूरा ना भर पाया, मोल्डिंग मटेरियल कहाँ रह गया, वो सॉरी मोल्टन मटेरियल कहाँ रह गया, यहीं रह के सूख गया, मतलब यहीं जाके और सॉलिडिफाई हो गया, इतनी गैप बच गया। कैविटी येलो कलर की है, इसमें इतना गैप बच गया, मोल्टन मटेरियल का फ्लूइडिटी कम था, पोरिंग टेम्परेचर कम था, इस वजह से यहीं पर जाके सॉलिडिफाई हो गया, पूरे को फिल नहीं कर पाया एग्जाम्पल के तौर पर, तो इसे बोलते हैं हम मिश्रण। ठीक है, हाँ, इसे बोलते हैं मिश्रण। जबकि आपके यहाँ आता है बहुत ज्यादा बार, ये क्वेश्चन आया हुआ है कोल्ड सेट। हाँ, कोल्ड सेट। अब इसके बारे में इतना मत सोचने लग जाना कि सर ये राइजर की तरफ क्यों नहीं भाग रहा, ये ऐसे मत सोचना, बस सिंपल रखो एकदम। ये फिगर है, मोल्टन मटेरियल यहाँ से आ रहा है, फ्लूइडिटी हो रही है कम, ये पूरे में भर नहीं पा रहा, तो ये हो गया हमारा सीरीज। हाँ, कैविटी में है, फुल कैविटी को नहीं कर रहा, ये कैविटी में है, हो रनर में पहुंच गए आप, ये रनर नहीं है, ये कैविटी है। यही तो मैं कह रहा हूँ, इन चीजों का ऐसे मत सोचो, जो सोचवा रहा हूँ बस उसको सोचो, नहीं तो बहुत टेंशन हो जाएगी इसमें आपको। ये है कैविटी। कैविटी, कैविटी किसकी होती है? हमारे जो आउटकम की है उसकी। आउटकम में हमने इसको यहाँ पर किया, ये यहीं तक रह गया, तो ये क्या कहलाएगा? मिश्रण। जबकि कोल्ड सेट क्या होता है? कोल्ड सेट होता है लाइक आपकी कैविटी, बार बार बोल रहा हूँ, कैविटी, आपकी जो कैविटी है लाइक आपकी ऐसी है कैविटी, ध्यान से सुनना, कैविटी है ऐसी, फ्लूइड आ रहा है दोनों तरफ से। अब इसमें ना वहां पर मत फंसा लेना अपने आप को कि हाँ सर मुझे तो बना के दिखाओ, वो नहीं समझना है आपको, जरूरत भी नहीं है उस चीज की। कैविटी के कंप्लीट होने से पहले रुक जाएगा, कैविटी को फुल नहीं भर पाएगा। ठीक है, मिश्रण सिर्फ और सिर्फ एक है, एक डायरेक्शन में फ्लो। मिश्रण में क्या है? अपनी अपनी नई नई नॉलेज मत लेके आओ आदित्य जी, रुको। मिश्रण सिर्फ और सिर्फ क्या है? वन डायरेक्शन में सॉलिडिफिकेशन, एक डायरेक्शन में अगर भाग रहा है, यहाँ रुक गया, कितना कैविटी छूट गया? इतना छूट गया, तो ये क्या है? हमारा मिश्रण। आपका शेप आना था ऐसा, कैसा आना था? येलो कलर का, बट आया कैसा? आया कैसा? व्हाइट कलर का। क्या आपको ये चाहिए था? नहीं ना, तो इसलिए ये डिफेक्ट ही तो है यहाँ पर। तो कैसा डिफेक्ट है ये डिफेक्ट है आपका मिश्रण का, ड्यू टू पोरिंग टेम्परेचर। पोरिंग टेम्परेचर अच्छा होता, पूरी कैविटी भर जाता। अगर है आपके पास शेप ऐसी कैविटी की, तो इसमें दो डायरेक्शन से फ्लूइड आ रहा है, ये आ रहा है,
ये क्या हुआ, ये रह गया यहाँ तक, यहाँ पर सॉलिडिफाई हो गया। इधर से आ रहा था, इधर से भी क्या हुआ, मटेरियल आ रहा था, ऐसे 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 मटेरियल आ रहा था, और यहाँ पर ये भी क्या हो गया, सॉलिडिफाई। आपको चाहिए थी पूरी ऐसी येलो कलर की कैविटी, मतलब येलो कलर का फिनिश आउटकम, जबकि रह गया ऐसा, तो बीच में क्या रह गया, खाली खाली, है ना। तो ये जो चीज है ना, इसे कभी मिश्रण नहीं बोलेंगे, समझ रहे हो। अगर ये दो डायरेक्शन से फ्लूइड आपने फ्लो करवा रखा है और वो कंप्लीटली उसमें इमर्ज नहीं हो रहा, तो इसे बोलते हैं हम कोल्ड सेट। कोल्ड सेट वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है। ये स्पेशल कास्टिंग नहीं है, तो ये सैंड कास्टिंग के लिए, बट याद रखना कि जब आपकी कैविटी इस तरह से जा रही होती है ना, दोनों तरफ से आपने फ्लूइड भेजा हुआ है, तो दोनों तरफ से फ्लूइड हमारा कंप्लीटली उस पर पहुंचना चाहिए। अगर नहीं पहुंच रहा है तो वो क्या कहलाएगा, कोल्ड सेट। क्लियर है, समझ में आ गया। इससे ज्यादा इसके बारे में मत सोचो, आप फंस जाओगे, है ना, नहीं सोचना, जरूरत ही नहीं है। और यही क्वेश्चन आएगा कोल्ड सेट का, ठीक है। पोरिंग टेम्परेचर, अगर पोरिंग टेम्परेचर ज्यादा है तो ये कंप्लीटली कवर करेगा, बस खत्म हो गया हमारा केस, है ना, कंप्लीटली कवर करेगा हर चीज को। पोरिंग टेम्परेचर अगर ज्यादा रखोगे तो, है ना, तो डिफेक्ट फ्री हो जाएगा, ठीक है। वो चीजें हमारी वो है कि डिफेक्ट को हटाने की रेमेडीज जिसे बोल देंगे, ठीक है। समझ में आ गया कोल्ड सेट, है ना। ये थे हमारे कौन से, मोल्टिंग मटेरियल वाले, है ना, मोल्टिंग मटेरियल वाले, ठीक है। अब आ जाता है गेटिंग डिजाइन, ठीक है। गेटिंग डिजाइन, गेटिंग डिजाइन में क्या है, श्रिंकेज कैविटी। श्रिंकेज कैविटी किसकी वजह से आएगी, राइजर। श्रिंकेज कैविटी किसकी वजह से आएगी, राइजर। मान लीजिए राइजर आपका प्रॉपर जगह पर नहीं है, मान लीजिए साइड राइजर है, तो साइड राइजर में ये जो है श्रिंक होने की वजह से, ये एयर की फंसने की वजह से नहीं, किसकी वजह से, श्रिंक होने की वजह से। क्योंकि आपको पता है श्रिंक होगा, लिक्विड अगर वहां तक नहीं पहुंच पाया और सोलिडिफाई हो गया मटेरियल, सोलिडिफाई कंप्लीटली हो गया, लिक्विड वहां तक पहुंच नहीं पाया, उसका टाइम खत्म हो चुका है। तो अगर ऐसी ग्रेविटी हो रही है तो वो हमारी श्रिंकेज कैविटी है। इसीलिए तो हाँ, ड्यू टू राइजर, इसलिए राइजर की डिजाइनिंग बहुत प्रॉपर है। रेमेडीज की क्या हो गई, राइजर की प्रॉपर डिजाइनिंग होनी चाहिए, ठीक है। नहीं समझ में आया, ये है राइजर, कहाँ लगा रखा है, साइड में, ये रखा राइजर। याद आ रहा है कुछ, टी ऑफ कैविटी एंड टी ऑफ राइजर। मैंने वो वर्ड बोला ना कि अगर ये प्रॉपर नहीं है तो कौन सी डिफेक्ट होगा, श्रिंकेज कैविटी। अगर ये प्रॉपर नहीं है तो, अगर प्रॉपर है तो क्यों होगी, होगी नहीं, है ना। सुनो आप जरा, यहाँ पर कैविटी का जो टाइम है सॉलिडिफिकेशन का, वो राइजर के टाइम से क्या है, छोटा सॉलिडिफिकेशन का। कैविटी क्या होगी, श्रिंक, लिक्विड आया, लिक्विड भरने लगा। सबसे पहले बताओ कहाँ लिक्विड भरेगा, इससे जब ये श्रिंक हुआ तो सबसे पहले वो कहाँ भरेगा, जो इसके सामने है और जो बॉटम है, इनको ही तो भरता हुआ चलेगा, है ना। चांसेस तो यही है ना, श्रिंक तो हर तरफ से होने को इस कर रहा है ना। बट क्या ये कंप्लीटली श्रिंक ऐसे होगा, भाई इसका वेट भी तो काम कर रहा है, तो ये वेट की वजह से छोड़ेगा नहीं ना इसे, है ना। तो ये वाली जो चीज है वो ऐसे भरेगी, ऐसे भरने के बाद ऐसे भी जारी होगी। कहाँ है सबसे ज्यादा चांस कि वो भर ही रहा होगा तब तक ये कंप्लीटली सॉलिडिफाई हो जाए, है ना। ये खुद ही सॉलिडिफाई हो जाए, ये तो सॉलिडिफाई हो चुका था, ये सॉलिडिफाई हो जाए, इसका टाइम कवर हो जाए पूरा, है ना। सबसे ज्यादा चांस कहाँ रहेंगे, इस साइड में, इस साइड में श्रिंकेज के आने के, इस साइड में श्रिंकेज के आने के, इस साइड में, इस साइड में श्रिंकेज के आने के। क्योंकि ये जो मोल्टेन मेटल राइजर की वजह से गया वापस, वो हद से हद यहाँ पहुंचने में सबसे लास्ट में पहुंचेगा, सबसे ज्यादा टाइम यहाँ पहुंचने में लगाएगा, इधर तो नहीं आएगा, इधर तो आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अगर हमने वो टाइमिंग थोड़ी सी भी, हमारी प्रैक्टिकलिटी में टी आर क्या रह गई, थोड़ी सी, मतलब है तो बड़ी, है तो बड़ी, बट जितनी हमें बड़ी चाहिए थी उतनी मिल नहीं पाई, है ना। थोड़ी सी हमने कम रह गई इसकी सॉलिडिफिकेशन, पता लगा इसमें सॉलिडिफिकेशन हो गया, यहाँ तक भरा ही नहीं। समझ रहे हो ना, टी आर इज ग्रेटर देन टी सी, है ना। टी आर इज ग्रेटर देन टी सी था, बट क्या हुआ, अब आप एक बात बताओ कि 1 घंटे तक ये राइजर ठंडा ही ना और ये ठंडा हो रखा होगा, ऐसे थोड़ी हो सकता है कभी। 1500 तो 1500, उसके बाद ये 1500 से जैसे नीचे गया तो ये भी पहुंच गया नीचे, ये तो सॉलिडिफाई हो चुका है। तो हो सकता है कि आपका जो टाइम है ना, वो इतनी देर में सॉलिडिफाई हो गया, इतनी देर में यहाँ नहीं पहुंच पाया, तो यहाँ क्या रह जाएगा, कैविटी, है ना। तो इसे हम बोलते हैं श्रिंकेज। श्रिंक ही तो हुआ था वो स्टार्टिंग में, तभी तो ये कैविटी दिखी। तो श्रिंकेज कैविटी ड्यू टू गेटिंग डिजाइन और राइजर, ड्यू टू राइजर, अगर इसे आप डायरेक्टली सोचना चाहो तो, है ना। बात क्लियर है, नहीं समझ में आई,
क्लियर? ठीक है, दिस इज दी फाइनली कैसा फिगर दिखेगा इसका? इसका फाइनली फिगर दिखेगा आपको ऐसा कुछ। यस, इसका फाइनल फिगर कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा। अगर मैं इसको समझाते हुए आपको लेके गया तो ऐसा दिखेगा। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या ओपन ब्लोज है? नहीं, ओपन ब्लोज होता तब जहां गैस इंटरप्ट होती। ठीक है, यहाँ पर कुछ है ही नहीं, आप इसे गैस को भी नहीं सोचोगे। ठीक है, यहाँ क्या बोलोगे? सिर्फ श्रिंक की वजह से ये कैविटी हुई है। ठीक है, श्रिंक तो पूरे में हो रहा है, अब कंफ्यूज मत हो जाना, श्रिंक तो पूरे में हो रहा था, बट ये जो श्रिंक था ये कवर कर लिया था राइजर के मोल्टन मेटल ने, है ना, इतना कवर नहीं कर पाया, इस वजह से कैविटी रह गई। भाई यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। स्कार क्यों बोलते हैं? स्कार किस चीज को बोलते हैं? स्कार बोलते हैं एयर इंटरप्शन। यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ बोल रहा हूँ श्रिंक सब हो गए, राइजर से आ रहा था मोल्टन मेटल, राइजर का मोल्टन मेटल यहाँ नहीं पहुंच पाया, तो यहाँ वाली जो चीज है मोल्टन मेटल वो सोल्डिफाई ये वाला तो हो गया, क्योंकि यहाँ मोल्टन मेटल था, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था ही नहीं, यहाँ था ही नहीं, तो ये स्कार नहीं है, ये क्या है? ये श्रिंकेज कैविटी। अब आप ये मत करना कि सर स्कार में भी ये फिगर बनाया था, अरे स्कार में वही फिगर था, बट वो स्कार किसकी वजह से था? वो गैस डिफेक्ट की वजह से, ये मोल्टन मेटल की वजह से। क्लियर है ना? चल ठीक है, आगे चले, समझ में आ गया इतना? ठीक है, उसके बाद क्या था? उसके बाद हॉट टियर्स और क्रैक्स। हॉट टियर्स एंड क्रैक्स वाला क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, इसको और देख लेते हैं। मेटलर्जिकल डिफेक्ट, आपको ये चीजें मैंने पहले पढ़ा रखी हैं। मेटलर्जिकल डिफेक्ट का मतलब क्या हुआ? शेप है कैविटी की ऐसी, मान लो ऐसी शेप है कैविटी की, इसमें क्या हुआ? इसमें हुआ नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग। यहाँ राइजर की बात नहीं कर रहे, यहाँ बात कर रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग। आपको याद होगा मैंने आपको इस टाइम पर चिल्स के टाइम पर ये क्रैक समझाई भी थी कि यहाँ नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग में क्या हो जाएगा, ये वाली चीज तो जल्दी लेट ठंडी होगी, ये जल्दी ठंडी हो जाएगी, है ना, ये लेट ठंडी होगी, तो बीच में क्या आ जाएगा? एक ऐसी कैविटी आ जाएगी, याद है ना, ये जल्दी हो गया ठंडा, ये लेट हुआ ठंडा, तो बीच में क्या आ गया? कैविटी, है ना, बीच में आ गया कैविटी, उसके बॉन्ड ने इधर की तरफ भग गए, तो बीच में क्या रह गई? कैविटी। ठीक है, क्या ये एयर इंटरप्शन है? ना, ये है एक्चुअली वैक्यूम। समझ रहे हो? यहाँ पर है एयर इंटरप्शन नहीं है, यहाँ जो इधर वाला मटेरियल है, इधर वाला मटेरियल वो इधर चला गया, एयर तो थी नहीं है। समझ रहे हो? तो ये क्या चांस आ रहा है यहाँ पर क्रैक का? ये एक तरह से क्रैक बन गई। क्रैक का मतलब क्या होता है? हमेशा एक तरह से कैविटी, कैविटी मतलब वैक्यूम। ये कोई ब्लो होल वाला नहीं है कि एयर फंसी हुई है ना, ये सॉलिडिफिकेशन है। इधर का जल्दी हो गया, इधर का जल्दी हो गया, तो ऐसे चला गया, इधर का लेट हुआ है तो वो लेट जा रहा है, तो बीच में क्या हो गया? गैप आ गया। अंदर का गैप है, ये दिख नहीं रहा आपको, ये अंदर का गैप है। क्लियर है? अगर ये दिख जाएगा तो एयर पहुंच गई वहां, है ना, ये अंदर का है। ठीक है, तो अगर मैं इसके डिफेक्ट को रोकना चाहूं तो मुझे क्या करना होता है? चिल्स लगानी होती है। याद आ रहा है ना, यहाँ चिल्स लगानी होती है। तो ये कौन से वाले डिफेक्ट है? ये है मेटलर्जिकल डिफेक्ट। मेटलर्जिकल डिफेक्ट मतलब ये किसी और में आएगा? ये एयर की वजह से आया ना, है ना, ये राइजर की वजह से आया ना, राइजर ने तो अपना पूरा दे रखा है इस चीज को, है ना, क्या फ्लूइडिटी की वजह से आया ना, ये तो कवर हो रखा है। ये किसकी वजह से हो रहा है? ये हो रहा है हमारा इसकी मेटलर्जिकल इफेक्ट। क्या? नॉन यूनिफॉर्म कंडीशन, सरफेस एरिया ज्यादा तो जल्दी ठंडा हो गया, ये लेट ठंडा हो रहा है। बात क्लियर है तो उसी जगह, तो इसे बोलेंगे मेटलर्जिकल डिफेक्ट। कि किससे रेमेडी होगी इसकी? चिल से। तो ये क्या कहलाते हैं आपके? हॉट टियर्स। समझ रहे हो ना? हॉट टियर्स और क्रैक्स, गर्मासु। ठीक है, तो हॉट टियर्स और क्रैक्स किससे रेमेडी होती है? चिल से। चिल वाली रेमेडी भी याद रखना, है ना। हॉट टियर क्रैक किससे हुआ? नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग से। तो क्वेश्चन यही बन गए यूकेपीएससी जेईई के। हॉट टियर क्रैक किसकी वजह से हो रहा है? नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग से। इसको अगर रेमेडी करनी है तो चिल्स। किसके अंडर आता है? मेटलर्जिकल डिफेक्ट के, है ना, मटेरियल की प्रॉपर्टी के ऊपर। अगर मटेरियल की प्रॉपर्टी यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग की नहीं है, ऑब्वियस है 100% बनेगा, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा है। ठीक है, बात क्लियर है? चलो नेक्स्ट। हाँ, इसीलिए तो फ्लो डायग्राम में बनाया हुआ है वो, है ना। बस उसी फ्लो डायग्राम में छोटी छोटी चीजें भी लिख लो इनकी, जैसे लाइक नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग, हॉट टियर्स में लिख दो, हो जाएगा वो कवर। ठीक है, नेक्स्ट अदर डिफेक्ट्स, है ना। मेटलर्जिकल, अगर देखो हमारे पास अल्फा की वैल्यू कम है, मतलब सॉरी जो हमारा एक्सपेंशन है ना, मतलब जो हमारे पास ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है इसका, ठीक है, जो टेम्परेचर ठंडा हो रहा है, तो टेम्परेचर ठंडा हो रहा है वो कितनी रेट से ठंडा हो रहा है। अगर वो बहुत धीरे धीरे ठंडा हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर,
अगर वो जल्दी ठंडा हो रहा है, उसके ठंडा होने की जल्दी कैपेसिटी है, तो क्या होगा, इस साइड में वो जल्दी ठंडा हो जाएगा, क्रैक उतना बड़ा बनेगा। कूलिंग रेट टेम्परेचर डिपेंड करेगा, बट मटेरियल के ऊपर भी तो डिपेंड करेगा ना यहाँ वाले, क्योंकि टेम्परेचर पर डिपेंड करने वाली चीज हो जाएगी पोरिंग, ये आपकी फ्लूइडिटी है ना, पोरिंग टेम्परेचर फ्लूइडिटी हो गया ना पोरिंग टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ वाली जो चीज है, इसके लिए हमारे पास डिफेक्ट क्या होगा, अगर ये टेम्परेचर बहुत जल्दी से ठंडा हो रहा है, तो बहुत जल्दी से ठंडा होने की वजह से क्या होगा, यहाँ ये जल्दी से श्रिंक होगा, ये जल्दी से श्रिंक होगा तो क्या होगा कि ये क्रैक और बड़ा बनेगा, क्रैक और बड़ा बनेगा। क्लियर है ना? ठीक है, चलो नेक्स्ट, अदर डिफेक्ट। अदर डिफेक्ट में क्या आ जाता है हमारा, मोल्ड शिफ्ट, मोल्ड शिफ्ट एंड कोर शिफ्ट। मोल्ड शिफ्ट क्या हो गया, मैंने आपको उस दिन एक बात बताई थी डबल पिन वाली। ठीक है, अगर मैंने मोल्ड को, मैंने ये चीजें आपको समझा भी रखी है, शायद याद हो, कि कोप को अगर आप ड्रैग के कैविटी के, ये कैविटी किसकी थी, ड्रैग में थी, ये कोप के ड्रैग कैविटी है। ठीक है, ये किसकी है, कोप की कैविटी है, और ये आपकी ड्रैग की कैविटी है। आपने अगर इसमें डबल पिन्स नहीं लगा रखी हैं इस साइडों में, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये मिसप्लेस हो जाएगा। मिसप्लेस हो जाएगा तो इसी को बोलते हैं मोल्ड शिफ्ट हो जाना। मोल्ड शिफ्ट हो गए, प्रॉपर चाहिए था रेक्टेंगल, बन के आ गया ऐसा। समझ में आया कुछ? ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया? ठीक है, ये हो गया मोल्ड शिफ्ट। कोर शिफ्ट क्या, मोल्ड शिफ्ट किसकी हेल्प से रेमेडी होगी इसकी, रेमेडी में क्या आएगी, पिंस। ठीक है, कौन सी वाली, डबल पिंस। ठीक है, बात क्लियर है? जबकि नहीं विश्वजीत जी, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। ठीक है, साइडों में पिन जरूरी है यहाँ पर, जिससे कनेक्शन होना है। कोर शिफ्ट क्या, हाँ सही लगाना है। ठीक है, तो पिन एक दूसरे के ऊपर चिपक जाएंगे तो ठीक है, नहीं नहीं मतलब उसी होल में गई तो इसका मतलब आपने गलत रखा हुआ है। ठीक है, चलो अब चलते हैं कोर शिफ्ट। कोर शिफ्ट क्या थी, कोर शिफ्ट भी समझा रखी है, आई थी सुन लो। कोर शिफ्ट क्या थी वो भी समझा रखी है, याद होगा तो। मान लीजिए ये कैविटी क्रिएट कर दी आपने, इस कैविटी में आपने क्या लग दिया यहाँ पर, ये कोर। इस कोर को आपने ऐसे ही रख दिया सैंड के ऊपर, यहाँ सैंड थी ना, यहाँ सैंड थी, ऐसे करके इस सैंड के ऊपर आपने कोर ऐसे ही रख दिया, कोर प्रिंट भी नहीं दिया, तो कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। बस ऐसे ही दबा के रख दिया, बस कोर प्रिंट नहीं दिया था पहले से, बस आपने ऐसे दबा के रख दिया, सैंड को थोड़ा दबा दिया अपने हाथ से और ऐसे ही रख दिया, कोर प्रिंट दिया नहीं था, टेढ़ी हो गई। ठीक है, एक तो ये डिफेक्ट, ये शिफ्ट हो गई ना एक कोर अपनी जगह से। दूसरा, मान लीजिए कोर प्रिंट दे रखा है, एग्जाम्पल के तौर पर कोर प्रिंट दे रखा है, इसे रखा है, बट अब दूसरी चीज क्या क्या है आपको याद होगा, है ना। अब दूसरी चीज क्या है, ये अपनी वेट की वजह से नीचे गिरेगी, तो वेट को कौन कंपनसेट करेगा, चैपलेट्स, है ना, याद आ रहा है ना। तो जो कोर शिफ्ट होती है उसको बचाया जा रहा है किसकी हेल्प से, कोर प्रिंट की हेल्प से, चैपलेट्स की हेल्प से। और जो डिफेक्ट आता कोर का शिफ्ट होने की वजह से, वो याद है आपको, एक होल स्ट्रेट ना बन के वो टेपर बन जाता, मैंने उस दिन दिखाया भी था, शायद याद हो आपको। ठीक है, तो कोर, इसकी वजह से, कोर शिफ्ट की वजह से आपका क्या हो जाता है, कोर शिफ्ट की वजह से, मतलब अगर कोर को हम सही जगह ना रखें, शिफ्ट कर दें, तो ये डिफेक्ट हो जाता है कोर शिफ्ट। और कोर शिफ्ट की रेमेडीज क्या हो गई, कोर प्रिंट यूज करना, है ना, जिससे कि सही लोकेशन पर हम लगाएं। क्या चीज, ना मोल्ड शिफ्ट एक अलग चीज हो जाएगी, कोर शिफ्ट एक अलग चीज हो जाएगी। मोल्ड शिफ्ट है मोल्ड को शिफ्ट करना, है ना, मोल्ड एक तरह फ्लास्क के शिफ्ट, है ना, कि मिसअलाइनमेंट से। कोर शिफ्ट क्या है, कोर शिफ्ट में अगर चैपलेट्स नहीं लगाए तो हमेशा कोर शिफ्ट आएगी, वो तिरछी हो जाएगी ना वो, है ना। तो कोर प्रिंट एंड चैपलेट्स हमारे इसकी रेमेडीज हैं। आपको अगर इस कोर शिफ्ट को हटाना है, तो कोर शिफ्ट को हटाने के लिए आप कोर प्रिंट एंड चैपलेट्स यूज कर सकते हैं। क्लियर है? ये हो गए अदर डिफेक्ट्स, है ना। तो डिफेक्ट्स हो गए हमारे यहाँ पर कंप्लीट। ठीक है, अब ये बताओ इनमें से क्या क्या चीजें लिख लें। हाँ, मोल्ड शिफ्ट में इतना कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, आपने कोप लगाया नीचे, कोप की कैविटी आ गई, सॉरी ड्रैग, ड्रैग की कैविटी आ गई, ड्रैग रख दिया। आपने उसके ऊपर कोप की कैविटी रखनी थी, कोप में कैविटी क्रिएट कर दी, कोप में जैसे कैविटी क्रिएट कर दी उसका पैटर्न निकाल दिया, उस कोप को ड्रैग के ऊपर रखना है। ऐसे ही रख दोगे बिना निशान लगाए, ऐसे रख दोगे, आपको अंदर का कुछ नहीं पता ना, आपने तो ऐसे रख दिया, बस तो ऐसे रख दिया, तो हो सकता है वो ऐसे रखा जाए। तो आप बताओ, अगर ये ऐसे रख दिया, रनर यहाँ पर लगा हुआ था, मान लीजिए रनर आपने यहाँ बना रखा था, स्क्रू ये लगा हुआ, मोल्टन मेटल आएगा कैविटी में ऐसे में कवर करेगा। मोल्ड का शिफ्ट होना नहीं, ये अदर डिफेक्ट्स में, मोल्डिंग सैंड के डिफेक्ट में क्यों आएगा, ये तो हमारी गलती है ना, ये मोल्डिंग सैंड की गलती नहीं है, ये तो हमारी गलती है कि हम उसे सही से प्रॉपरली अलाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमारे अदर डिफेक्ट में है, कि मोल्डिंग सैंड की गलती नहीं है, ये मोल्डिंग सैंड की प्रॉपर्टी नहीं है, ये है कि नहीं।
ये अदर है, ये हमारी गलती है कि हम उसे सही से प्लेस नहीं कर पा रहे। हाँ तो ये अदर डिफेक्ट्स में आ गया। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद कोड स्विफ्ट समझ में आ गया था, है ना। चलो क्वेश्चन पुटअप कर लेंगे। क्वेश्चन में आपको सब एक साथ लेके चलूंगा कल। ठीक है, गैस डिफेक्ट भी और ये स्पेशल कास्टिंग भी। तो अब हम चलते हैं, कल टेस्ट नहीं, कल हमारे क्वेश्चंस रहेंगे। परसों सुबह ही आपका टेस्ट रहेगा कास्टिंग का, और वेल्डिंग शुरू हो जाएगी परसों। ठीक है, कास्टिंग का परसों सुबह, और कल हो जाएगा कास्टिंग का सारा परसों सुबह, कल सॉरी परसों शाम, मतलब वही जो हमारा टाइम होता है 1:30 बजे का। ठीक है, कल कास्टिंग खत्म हो जाएगी, स्पेशल कास्टिंग और उनके क्वेश्चंस। ठीक है, क्या चीज, हाँ ऐसे ही बोलते हैं, मुझे पता है ना, ऐसे ही बोलते हैं। और अब ये नहीं देखेंगे कि एक हफ्ते से क्या मिला है मुझे क्लास में, वो नहीं देखोगे, बस अब ये देखोगे। और 100% देखोगे जब मार्च में मेरा पूरा चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि बीच में आ गई होली की छुट्टी। ठीक है ना, काफी है, मतलब काफी हमारे लिए तो छोटी है, हमारे लिए तो छोटी, क्योंकि हमें तो देखो जाना होता है। जब हमें जाना होता है तो हमारे लिए तो कम होती है ना, क्योंकि एक दिन तो हमारा आने जाने में ही लगता है। हाँ ये ना एसएससी जेई के लिए हिसाब से ठीक है, एसएससी जेई के हिसाब से 4 दिन बहुत है, मेरा कम ही है एक तरह से। बट यूकेपीएससी के हिसाब से देखा जाए 4 दिन ना बहुत ज्यादा हो गए। इन 4 दिन में ना हम काफी कुछ कवर कर सकते थे। हाँ बस इसीलिए ना एक काम करना, उस टाइम पे रिवीजन करते रहना। आपको तो मैंने बता दिया नहीं कि जो आपको कि आपको क्या करना है। ठीक नहीं, आई थिंक आपका है ना एग्जाम, आपको क्या करना है। बट जो ये है ना एसएस यूकेपीएससी वाले जितनी भी चीजें अभी तक हुई हैं उनके सबके शॉर्ट नोट्स बना लेना, सबके। इंग्लिश आई थिंक कुछ टाइम पे रहना, और इंग्लिश हिंदी का रिवीजन कर लो, बहुत बढ़िया। जिसका इंग्लिश हिंदी कमजोर है वो प्लीज हिंदी और इंग्लिश को रिवाइज कर लेना। जिनकी वो स्ट्रॉन्ग है वो शॉर्ट नोट्स बना लेगा 4 दिन में। पता लगा जिसमें आप शॉर्ट नोट्स में अगर आपने कंजूसी कर रखी है तो उस कंजूसी को ना इन 4 दिनों में खत्म करो। ठीक है, आगे टाइम नहीं मिलेगा फिर शॉर्ट नोट्स का। ठीक है, चलो भाई टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है, 7 तारीख आज हो तो गई है, आज है ना 7।